हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल हमने डिस्कस किया था डिसीजेस ऑफ राइस एंड डिसीजेस ऑफ व्हीट के बारे में, और हमने बोला था कि जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आज हम एडिशनली कुछ और क्रॉप्स के डिजीजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप सब बच्चे रिवाइज करके आए हैं जो मैंने कल आपको बताया था, जो कल पढ़ाया था, और जो हम डिसीजेस को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले तो मुझे ये बताओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्या क्या हमने पढ़ रखा है, क्या क्या हमने पढ़ना है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जो हम लोग बच्चों भी पढ़ रहे हैं, जो अप्लाइड पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं, वो चीज आप लोगों को याद हो रही है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। देखो, इंटरेक्शन 2 भी होना चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप में कितना इंप्रूवमेंट है, क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक तो बोला मैम क्लियर है, ठीक है, ओके। सो अब हम जो बात कर रहे हैं, हमने कल बात की थी एक तो डिसीजेस ऑफ क्रॉप्स के बारे में, जहां पे राइस के डिजीजेस के रिमेनिंग जो डिजीजेस थे उनकी बात की थी हमने, जैसे कि शीथ ब्लाइट के बारे में डिस्कस किया था, शीथ रॉट के बारे में डिस्कस किया था, बकानी डिजीज के बारे में बात की थी, उदबत्ता डिजीज ऑफ राइस के बारे में बात की थी, राइट। देन व्हीट की डिजीजेस पे आते हैं। व्हीट में हमने क्या क्या बात की थी, क्या क्या डिजीजेस बताई थी? एक तो आपको 3 टाइप के रस्ट बताए थे, लूस मट की हमने बात की थी, देन करनाल बंट की हमने बात की थी, लूस मट की बात की थी, करनाल बंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी बोला था कि जो टुंडू डिजीज है व्हीट में, वो आपकी बैक्टीरिया प्लस निमेटोड के कॉम्बिनेशन से होती है, राइट। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन, चिकपी, बाजरा, पिजन पी की डिजीजेस के बारे में। तो व्हीट हमारा कंप्लीट हो गया था ना इस क्लास में, व्हीट कंप्लीट है ना इस क्लास में, क्योंकि हमने निमेटोड की बात की थी और एंगुइना ट्रिटिसाई की बात की थी, हेट्रोडेराइविने की बात की थी, ये तो सारा कंप्लीट हो गया ना आपकी क्लास में। ओके, सो आज हम लोग फर्दर बात करने वाले हैं कॉटन पे। हम लोग पहुंचे थे कॉटन की डिसीजेस के बारे में। सबसे पहले तो डिसीजेस में लिस्ट देखिए, लिस्ट में सामने नाम देखिए और डिजीज के पैथोजन के नाम देखिए। क्या क्या दिया गया है? बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म डिजीज। तो कॉटन की डिजीज क्या दी गई है? बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीफ स्पॉट या फिर ब्लैक आर्म डिजीज। पैथोजन की बात करें, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार माल्वेसियरम, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार माल्वेसियरम। वेस्कुलर विल्ट की बात करें तो पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम वास इन्फेक्टम। एक और विल्ट इसमें आती है वर्टिसिलियम विल्ट, जिसका पैथोजन है वर्टिसिलियम डहलिए। तो एक विल्ट है वेस्कुलर विल्ट जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होती है, एक विल्ट हमारे पास में है वर्टिसिलियम विल्ट जो वर्टिसिलियम डहलिए से होती है। अगली बात करते हैं ग्रे मिल्ड्यू या दहिया डिजीज। तो ग्रे मिल्ड्यू या दहिया डिजीज रामुलेरिया एरियोला से होती है। ग्रे मिल्ड्यू या दहिया डिजीज रामुलेरिया एरियोला से होती है। एंथ्राक्नोज, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप एंथ्राक्नोज के बारे में पढ़ेंगे, हमेशा 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 आपको ये नाम देखने को मिलेगा कुलेटोट्राइकम। आगे चाहे कैप्सिसी है, चाहे ग्लियोस्पोराइड्स है, चाहे कुछ भी है,
लेकिन ये नाम तो आपको मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलेगा, दैट इज कोलेटोट्राइकम। नेक्स्ट हमारे पास में है लीफ कर्ल डिजीज, जो कि वायरस से होता है। अब देखो, एक बार हमने क्या किया, सारी लिस्ट देख ली पैथोजेंस की और डिसीज की। अब एज यूजुअल मुझे पता है, क्या आपने रिपीट किए नाम मेरे पीछे? जब मैंने पैथोजन के नाम बोले तो क्या आपने भी रिपीट किए? बताओ जल्दी से मुझे, किए रिपीट नाम? किए थे? यस नो तो कर ही सकते हो बेटा, आपको ऐप पे दिख जाता है यस नो का। नाम रिपीट किए थे। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है पैथोजन को याद करने की? क्या एक टिप दी है कि जब भी हम कोई नया नाम पढ़ेंगे, आप उस नाम को लिखेंगे और बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल ब्लाइट की बात की हमने, तो जो नाम है दैट इज ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवार माल्वेसियरम। अब ये भी बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले तो अगर कॉटन की आपको पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कॉटन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है? बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज। अब कई बार क्या होता है, जब कॉटन के पैथोजन का नाम लिखा है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार माल्वेसियरम, कई जगह लिखा होगा ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार माल्वेसियरम, कई जगह पे लिखा होगा सिर्फ ज़ैंथोमोनास माल्वेसियरम। तो क्या फंडा है ये, जो कैम्पेस्ट्रिस है ना, कई जगह पे कैम्पेस्ट्रिस का नाम क्या कर दिया गया है? एक्सोनोपोडिस कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पे एक्सोनोपोडिस नहीं कैम्पेस्ट्रिस दिया है तो भी ठीक है, अगर माल्वेसियरम लिखा है तो भी ठीक है, जब हम कॉटन की बात कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता है ये डिजीज कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज है। जो इस डिजीज में सिम्टम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट लिखा है, एंगुलर लीफ स्पॉट लिखा है, या ब्लैक आर्म डिजीज लिखा है, जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, यही सिम्टम हमें इस डिजीज में देखने को भी मिलते हैं। इसीलिए जो डिसीज के नाम हैं, चाहे एंगुलर लीफ स्पॉट है, चाहे ब्लैक आर्म लिखा है, चाहे बैक्टीरियल ब्लाइट लिखा है, कुछ भी लिखा है, ये सारे सिम्टम डिजीज में देखने को मिलते हैं। इसीलिए डिजीज में जो कॉमन नाम है वो यही दे दिया गया है, बैक्टीरियल ब्लाइट, एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म सिम्टम। दूसरी बात करें वेस्कुलर विल्ट की। अब ये वेस्कुलर विल्ट क्या है? तो विल्ट जो है वही वेस्कुलर विल्ट है, यहाँ पे फ्यूजेरियम के कारण होता है, और फ्यूजेरियम वास इन्फेक्टम अगर हम स्पेसिफिकली बोलें कॉटन में, तो इसीलिए एफएसपी वास इन्फेक्टम दिया है। अदरवाइज आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्यूजेरियम स्पीशीज से ये विल्ट होता है, जो कॉटन में फ्यूजेरियम विल्ट होता है या विल्ट होता है। अगला है वर्टिसिलम विल्ट। अब आप बोलोगे मैम वहां भी विल्ट यहां भी विल्ट। जो विल्ट है वो दो कारण से हो सकता है, या तो वो फ्यूजेरियम के कारण हो सकता है या तो वो वर्टिसिलियम के कारण हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे अलग से वर्टिसिलियम विल्ट दिया है। तो जो वर्टिसिलियम विल्ट है वो ऑब्वियस है किससे होगा? वर्टिसिलियम से होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? वर्टिसिलियम डहलिए। अगला देख रहे हैं ग्रे मिल्ड्यू या दहिया डिजीज। अब ग्रे मिल्ड्यू की बात करते हैं या दहिया डिजीज की बात करते हैं, तो मिल्ड्यू मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई पैथोजन, उसकी जो ग्रोथ हमें सरफेस पे देखने को मिलती है तो उसको बोल दिया जाता है मिल्ड्यू। यहाँ पे हमें ग्रे कलर का जो ग्रोथ है पैथोजन का वो देखने को मिलता है होस्ट सरफेस पे, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दहिया डिजीज बोल देते हैं या ग्रे मिल्ड्यू डिजीज इसको बोल देते हैं। एंथ्रेक्नोज की बात करें तो जो एंथ्रेक्नोज है वो किससे होता है? कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी के कारण होता है। एंथ्रेक्नोज किससे होता है? कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी से होता है। यहाँ पे लीफ कर्ल डिजीज की बात करें, वायरस से होता है। यहाँ पे हमें वेक्टर पता होना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या डिजीजेस कॉटन में आती हैं, क्या क्या चीजें इसमें पॉइंट्स हैं। अब हम इन्हीं डिजीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मोर ओवर मैं आपको यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूंगी
कि जब हम देखना, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट यहाँ पे आया ना, जब आप यही विल्ट आगे जाके किसी और क्रॉप में पड़ेंगे या किसी और क्रॉप में विल्ट पड़ेंगे जो कि फ्यूजेरियम के कारण होता है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे पास में फ्यूजेरियम विल्ट है ना, या कोई भी हमारे पास में कॉमन पैथोजन है ना, इसका सिम्टम आगे जाके अलग क्रॉप में भी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फ्यूजेरियम है वो एसिडिक कंडीशंस में आता है, तो फ्यूजेरियम के लिए अगर हम एक क्रॉप में लाइमिंग कर रहे हैं तो दूसरी क्रॉप में भी उसी फ्यूजेरियम के लिए हम क्या करेंगे, लाइमिंग करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक पैथोजन का मैनेजमेंट है तो दूसरी क्रॉप में भी ऑलमोस्ट सेम ही मैनेजमेंट रहता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ये पॉइंट समझ में आया सबको? चलिए, सो ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओके देन, चलो लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट की या बैक्टीरियल ब्लाइट की। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी चीजें यहां पे हम क्लियर कर लेते हैं। हमने बोला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में जो मुझे सिम्टम देखने को मिलते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, लीव्स पे एंगुलर लीफ स्पॉट देखने को मिलते हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट देखने को मिलते हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट का मतलब क्या होता है कि हमें जो लीफ स्पॉट है वो पर्टिकुलर एंगल पे देखने को मिलेगा। एंगुलर लीफ स्पॉट का मतलब होता है जो लीफ स्पॉट है वो हमें पर्टिकुलर एंगल पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे जब हम एंगुलर लीफ स्पॉट की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, अलग कलर यहां पे लगा रही हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन क्या करता है, जब भी ये यहां पे एंट्री लेगा ना, बैक्टीरिया है तो किसी एंट्री जो लेगा किसी स्टोमेटा वगैरह के थ्रू या किसी वुंड के थ्रू एंट्री ले रहा है ना। अब पैथोजन जब यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू या कैसे भी एंट्री ले रहा है, अभी लीव्स में जाएगा। लीव्स में ये क्या करेगा, यहाँ पे स्पॉट्स बनाएगा। अब ये स्पॉट्स ना राउंड ही नहीं बन पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीनलेट्स है ना, देख रहे हो वीन्स का नेटवर्क है, तो यहाँ से ये जो स्पॉट्स हैं ये राउंड नहीं बनेंगे, ये पर्टिकुलर आपको एंगल पे ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो हमारा पर्टिकुलर एंगल पे स्पॉट बन रहा है इसको हमने क्या बोल दिया, एंगुलर लीफ स्पॉट बोल दिया। यहाँ पे जो आप देखोगे सिम्टम बन रहा है वो पर्टिकुलर एंगल पे बन रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एंगुलर लीफ स्पॉट बोल दिया। क्योंकि आप देखोगे यहाँ वेन्स हैं, वेन्स का नेटवर्क है, तो ये क्या कर रहा है, इसको प्रॉपर राउंड या कोई पर्टिकुलर शेप का जो एंगल अगर बनना चाहिए, एंगल क्या पर्टिकुलर जो स्पॉट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, स्पॉट देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एंगुलर लीफ स्पॉट बोल दिया। समझ आ गया सबको एंगुलर लीफ स्पॉट क्या होता है? दूसरा, इसके केस में सीडलिंग में ब्लाइट देखने को मिलता है। तो ब्लाइट क्या होता है, एकदम से, या हम बोलेंगे वाइड स्प्रेड डेथ ऑफ द टिश्यू या वाइड स्प्रेड डेथ ऑफ द ट्विग, स्टेम या ब्रांचेस, उसको हमने क्या बोल दिया, ब्लाइट बोल दिया। तो यहाँ पे सीडलिंग्स में ब्लाइट देखने को मिल रहा है। अंडरस्टूड है हमें कि ब्लाइट का क्या मतलब है। अब क्या होता है, देखो ये जो पैथोजन है, जो लीव्स वाला पैथोजन है, ये क्या करता है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा और वीन्स की तरफ भी जाएगा। इस तरह से ऐसे जाके ये क्या करेगा, वीन्स की तरफ भी फैलेगा। और ये क्या करेगा, अभी तो मैंने कलर अलग रखा है क्योंकि आपको ब्लैक कलर यहां दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये जो वीन्स हैं या ये जो वीन्स का नेटवर्क है या वीनलेट्स हैं, इनको ये क्या कर देगा, यहाँ पे ब्लैक कर देगा, ब्लैकनिंग कर देगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ये क्या कर देगा, नेक्रोसिस कर देगा। तो तीसरे सिम्टम को हम क्या बोल देंगे, वीन ब्लाइट, वीन ब्लाइट, वीन नेक्रोसिस या फिर ब्लैक वेन सिम्टम। तो यहां से हमें क्लियर हो गया
कि हम इस सिम्टम को क्या बोल देंगे, वीन ब्लाइट, वीन नेक्रोसिस या ब्लैक वेन सिम्टम बोल देंगे। जब जो बैक्टीरिया है वो वेन्स में चला गया, वहां पे उसने नेक्रोसिस कर दी, वेन्स को ब्लैक कर दिया या किलिंग कर दी, उसको हम क्या बोल देंगे, वेन नेक्रोसिस सिम्टम बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम पैथोवार मतलब क्या, सारे इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ, पहले इसको फर्स्ट डिजीज को कंप्लीट करने दो फिर बताती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया कि क्या क्या यहाँ पे हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक और एडिशनल सिम्टम जिसके नाम पे डिजीज का सिम्टम भी है, जिसको हम बोल देते हैं ब्लैक आर्म डिजीज, कॉटन की इस डिजीज को या ब्लैक आर्म सिम्टम बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, जब ये ब्रांचेस के ऊपर अटैक करेगा ना, तो जो ब्रांचेस हैं वहां पे भी आपको गर्डलिंग या नेक्रोसिस के सिम्टम देखने को मिलेंगे और ब्रांचेस काली पड़ जाएंगी और वो बिल्कुल लटक जाएंगी। मतलब जैसे आपकी बाजू रहती है ना लटकी हुई कंधे से नीचे को, वैसे जो ब्रांच है वो बिल्कुल ऐसे टूट के लटक जाएगी जैसे आम लटकी रहती है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक आर्म सिम्टम बोल देते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि हमने आपको, और अल्टीमेटली एक और बता देती हूं कि जो कॉटन बॉल्स हैं वहां पे हमें रॉटिंग का सिम्टम देखने को मिलता है, यहां पे हमें रॉटिंग का सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो बेटा, हमने बात की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन की, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हमने राइस में भी पढ़ा था, उसके सिम्टम अलग थे, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हम कॉटन में भी बोल रहे हैं तो उसके सिम्टम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहे मैम हिंदी में बेटा लिखा होता है जीवाणु जनित झुलसा, यहाँ पे, और जो आप बोल रहे हैं एंगुलर लीफ स्पॉट उसको कोर्निया पत्ता धब्बा रोग बोल देते हैं, जो वीन नेक्रोसिस है उसको हम काली शिरा रोग बोल देते हैं। ठीक है, ब्लैक आर्म सिम्टम को हम ब्लैक आर्म ही बोलते हैं। तो ये जो नाम है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अग्रिमा, जब आपको हिंदी में भी नाम वहां पे देखने को मिलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब क्या किया जाता है, जैसे अगर स्मट है तो कई बार उसको हिंदी में भी स्मट ही लिख दिया जाता है, जो डिजीज का नाम है ना। जैसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपके लेटिन भाषा के शब्द हैं या ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो उनको कई बार क्या किया जाता है, प्योर हिंदी ना करके सेम ही नाम भी दे दिया जाता है। इसीलिए आपको जो दोनों नाम है, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको ये वाले नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर, इसलिए मैं ओवरऑल लेके चल रही हूं, तो यहाँ पे जब हम कॉटन की बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात करते हैं, एक हमने बोला सीडलिंग ब्लाइट, एक हमने बोला एंगुलर लीफ स्पॉट, एक हमने बोला वीन नेक्रोसिस, एक हमने बोला ब्लैक आर्म और एक हमने बोला बॉल रॉटिंग। ये सारे कॉटन के एंगुलर लीफ स्पॉट के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे पास में है। अब इन सिम्टम्स की जब मैं बात करती हूं, इन्हीं सिम्टम के नाम पे जो डिजीज है उसके कॉमन नाम भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी डिजीज को बोला जाता है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन में या कपास में कोर्निया पत्ता धब्बा रोग। इसी को बोला जाता है वीन नेक्रोसिस या वीन ब्लाइटनिंग, यानी कि कॉटन में शिरा का झुलसा या फिर काली शिरा रोग। इसी को बोला जाता है ब्लैक आर्म डिसीज। तो जो इसका नाम है उसी के बेसिस पे डिजीज का कॉमन नेम भी है। अगर मैं बोलूं बताओ ब्लैक आर्म डिजीज किसकी डिजीज है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ब्लैक आर्म कॉटन की डिजीज है। कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाली डिजीज है। अगर मैं बोलूं कि एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किसकी डिजीज है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये कॉटन की डिजीज है। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके थोड़े से थ्योरी के ऊपर कि क्या क्या सिम्टम्स का क्या क्या मतलब है। तो थ्योरी की अगर हम बात करें, देखो, वाटर सोक्ड circular or irregular lesions on cotyledons which spread to petiole and stem and finally withering and death of the seedling is known as seedling blight। ये क्या बोल रहा है कि जब भी हमें सीडलिंग के ऊपर कुछ जो आपके वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और वहां पे ब्लाइट अपीयरेंस हमें बाद में देखने को मिलेगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सीडलिंग की अगर डेथ हो जाएगी तो सीडलिंग ब्लाइट हमने बोल दिया। ठीक है जी, ये तो हमें पता ही है ब्लाइट क्या होता है, सीडलिंग में ब्लाइट हुई तो सीडलिंग ब्लाइट बोल दिया। दूसरा ये क्या बोल रहा है, स्मॉल डार्क ग्रीन वाटर सोक्ड एरियाज डेवलप ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड लार्ज ग्रेजुअली एंड बिकम एंगुलर व्हेन रिस्ट्रिक्टेड बाय वेन्स एंड वेनलेट्स एंड स्पॉट्स आर विजिबल ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ लीफ।
अब ये बोल रहा है कि जब हमें वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं लीव्स के केस में, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, एंगुलर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीन्स है और वेनलेट्स है वो उनको क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं, स्पॉट्स को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट। तीसरा ये क्या बोल रहा है थ्योरी में कि इन्फेक्शन ऑफ वीन्स एंड विनलेट्स शो ब्लैकनिंग विद क्रिंकल्ड एंड ट्विस्टेड लीव्स एंड बैक्टीरियल ऊज, कि अब क्या है, देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कॉलोनी जो ऊज है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो जो वीन्स है और जो वीनलेट्स हैं वो काली पड़ जाएंगी, क्रिंकल्ड पड़ जाएंगी, ट्विस्टेड पड़ जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वीन नेक्रोसिस बोल देंगे या फिर वीन ब्लाइटनिंग बोल देंगे। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोल देते हैं, वीन नेक्रोसिस या फिर वीन ब्लाइटनिंग। इसी को हमने बोला कॉटन की जो कॉमन नेम है डिजीज का क्या है, वीन नेक्रोसिस है। अगली बात करते हैं ब्लैक लीजन्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, प्रीमेच्योर ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स रिजल्टिंग इन द डायबैक नोन एज ब्लैक आर्म डिजीज, कि जब भी हमें डायबैक देखने को मिलेगा और जो ब्रांच है वो हमें इसी तरह से लटकी हुई देखने को मिलेगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक आर्म डिसीज बोल देते हैं। और इसके अलावा जो कॉटन के बॉल्स है उसको भी अफेक्ट करता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉल रॉटिंग बोल देते हैं। तो हमने जितने भी मेजर सिम्टम्स हैं हमारे पास में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन के, उन सबको यहाँ पे पढ़ लिया और कॉमन नेम भी डिजीज के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। यहां तक क्लियर है सबको? अभी आपके डाउट्स पे भी आऊंगी। फोटोज देखिए, आपको एंगल्स पे देख रहे हो, यहाँ पे एंगुलर लीफ स्पॉट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वीन नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, देख रहे हो ना, ब्लैकनिंग हो गई है वीन्स की। यहाँ पे सिडलिंग ब्लाइट देखने को मिल रहा है, अभी स्टार्टिंग स्टेज, अभी पूरा का पूरा सिडलिंग बिल्कुल ब्लाइट आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक आर्म आपको सिम्टम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अभी शुरुआत हो चुकी है। जो आपकी बेसिकली कॉटन है उसके केस में आपको ब्लैक कलर के अभी लीजन्स देख रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे डायबैक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कॉटन बॉल्स में रॉटिंग देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि इस डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है इस डिजीज के लिए, कि जो कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन बॉल्स में की जाती है डीलिंटिंग। डीलिंटिंग क्या होता है, आपने सुना होगा, कॉटन में लंबे हेयर होते हैं जिसको हम लिंट बोलते हैं, छोटे हेयर होते हैं जिनको हम फज बोलते हैं। तो जो लिंट होते हैं ना, जो बाल होते हैं वहां पे, उसमें क्या होता है, कई बार जो पैथोजन होता है वो कई बार इसके जो कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन हेयर जो होते हैं ना, वहां पे रहता है। हमें क्या करना है, जो कॉटन है उसकी डीलिंटिंग करनी है, उनको रिमूव कर देना है। डीलिंटिंग कैसे की जाती है, आपने सुना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो डीलिंटिंग करेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। 100 ml पर kg ऑफ सीड इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार आपने डीलिंटिंग कर ली, उसके बाद में आप क्या करोगे, सीड को ट्रीट करोगे। ट्रीट कैसे करोगे, कोई केमिकल के साथ में यहाँ पे ट्रीटमेंट हम दे देंगे। इसके अलावा क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज के केस में यूज करेंगे। और इसके अलावा बाकी चीजें तो है ही, जो क्रॉप रोटेशन है वो हम फॉलो करेंगे। रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करें, सुजाता CRH71 रेजिस्टेंट वेराइटी पता होनी चाहिए, सुजाता जो है रेजिस्टेंट वेराइटी है। इसके अलावा स्प्रे भी किसका करेंगे, जैसा कि आपको बताया था, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तो यहाँ पे है ही है, और उसके अलावा जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसके भी स्प्रे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजीज ऑफ कॉटन समझ में आया। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक दो डाउट्स थे वो भी क्लियर करते हो, पहले ये बताओ, ये समझ में आया, जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी से, क्लियर है यहां तक? फर्स्ट डिजीज सबको समझ में आई? बेटा बताओ जल्दी से, आया समझ के नहीं आया? चलिए, तो अब मैं आपके डाउट पे आती हूँ। डाउट में एक ने पूछा कि पैथोवार मतलब क्या होता है। तो पैथोवार का मतलब होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, जब बैक्टीरिया पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है ना, तो उसको हम पैथोवार लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉटन के ऊपर कर रहा है तो पैथोवार माल्वेसियरम लिख दिया गया है। दूसरा डाउट क्या था कि मैम सारी की सारी डिजीज इंपॉर्टेंट है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉटन में है वो बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे होना ही चाहिए, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्दर कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, एक तो ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट है या एंगुलर लीफ स्पॉट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके अलावा जैसे वस्कुलर विल्ट है, वर्टिसिलियम विल्ट है, ग्रे मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है, इन सबके पैथोजन पता होने चाहिए और इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो पता होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से उठ के आपके पास आएगा। जरूरी नहीं है हर बार सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चीज से या इंपॉर्टेंट ही डिजीज से जो सिम्टम है वो पूछा जाए। क्लियर है यहां तक समझ में आया? एक बच्चा बोल रहा है मैम आज भी क्या ओरिएंटेशन है कि आप टाइम देख रहे हो? बेटा ओरिएंटेशन के लिए टाइम नहीं देख रही हूं, मुझे आपको ये वाला आज टॉपिक कवर करवाना है, तो मैं देख रही हूं कि अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ती हूं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कवर करवाती हूं, ठीक है? क्योंकि मैंने भी तो सोच के रखा है ना कि आज मैंने आपको 2-3 क्रॉप्स कवर करवानी है, पर आप लोग रिस्पॉन्स इतना लेट देते हो कि मुझे पहले आपसे बहुत बार पूछना पड़ता है कि आया तो आगे चले। आई डोंट वांट कि मैं सब कुछ करवाती चलूं और लास्ट में आप बोले मैम नहीं समझ में आया। इसीलिए हर एक चीज आपको समझाती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ कि हाँ जी क्लियर है तो आगे चलाएं हम अपनी गाड़ी को, अगर क्लियर नहीं है तो वहां पे ब्रेक दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है? चलो आपने थोड़ा सा पढ़ने की तरफ ध्यान दे दिया करो। चलिए नेक्स्ट दाओ, अब हम बात करेंगे फिजेरियम विल्ट के बारे में। तो फिजेरियम विल्ट की जब हम बात करते हैं तो फिजेरियम विल्ट में क्या होता है, देखो आपको मैं 2-3 पॉइंट्स बताती हूं और ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये आपको हर एक डिजीज में फिजेरियम में काम आने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं देखिए। एक तो जब भी फिजेरियम विल्ट आएगी ना तो वहां पे विल्ट के सिम्टम तो आ ही रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है कि विल्ट के सिम्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जब हम फिजेरियम विल्ट की बात करते हैं तो एक तो बस अब बातें बंद और पढ़ाई शुरू। एक तो आप देखोगे कि फिजेरियम विल्ट में येलोइंग तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो वस्कुलर बंडल्स हैं वहां पे आपको डिस्कलरेशन या फिर ब्राउनिंग देखने को मिलेगी। तो फिजेरियम विल्ट की जब हम बात करते हैं तो एक तो येलोइंग तो हमें देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं जब आप स्टेम के पोर्शन को कट करके देखोगे तो वेस्कुलर बंडल्स में ब्राउनिंग या डिस्कलरेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे फिजेरियम विल्ट के क्या हैं, मेजर सिम्टम्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, फिजेरियम एसिडिक सॉइल्स में आता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सॉइल बॉर्न डिजीज है। तो अगर ये एसिडिक कंडीशन में आता है तो आपको अगर कोई बोले कि बेटा मैनेजमेंट बताओ, तो क्या मैनेजमेंट यूज करोगे एसिडिक सॉइल्स के लिए? क्या बताया, लाइम की एप्लीकेशन करेंगे ना, ताकि पीएच को हम इंक्रीज कर सकें, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लाइम का एप्लीकेशन करेंगे ताकि पीएच इंक्रीज हो सके। दूसरा सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट्स करेंगे। कुछ हम क्या करेंगे, फोलियर स्प्रेज भी करेंगे, लेकिन सॉइल ट्रीटमेंट्स भी करेंगे, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजेरियम की डिजीज की ही, तो स्प्रे में जो कॉमनली आप केमिकल पढ़ते हो वो कौन सा है, कार्बेंडाजिम, यही लिख रही हूं। कॉमनली आप कार्बेंडाजिम का नाम देखोगे फिजेरियम के केस में, ठीक है जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? नाउ अब बात करते हैं कॉटन में कैसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो कॉटन में हमने क्या बोला कि हमें जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, वस्कुलर बंडल्स में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, प्लांट में हमें विल्ट या येलोइंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कौन सी कंडीशंस में ये डिजीज आती है। पहली कंडीशन क्या है कि हॉट एंड ड्राई पीरियड्स अगर बहुत हॉट टेम्परेचर है या ड्राई पीरियड्स हैं, उसके बाद रेन्स हो रही हैं, तो हमें डिजीज देखने को मिलेगी। मेनली ब्लैक सॉइल्स में ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। और
अगर कोई निमेटोड जैसे कि मेलाडोगाइने इनकॉग्निटा है, अगर ये वुंड सिक्रीट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी, या ग्रब्स हैं अगर एशवीविल के, तो वो भी क्या करते हैं, इस डिजीज को एग्रावेट करते हैं या बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है, डीलिंटिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो सीड्स को हमें कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम जैसे कि मैंने बताया उसके साथ में ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला, लाइमिंग कर सकते हैं फ्यूजेरियम डिसीज के केस में। ठीक है, लाइमिंग भी हमेशा नहीं होती है, कई बार सॉइल का जो पीएच वगैरह है उसको देख के भी हम चीजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम फ्यूजेरियम विल्ट की बात करें तो रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हैं, वारा लक्ष्मी, विजय प्रताप, जयधर एंड वरम, ये हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। स्पॉट ड्रेंचिंग कर सकते हैं फ्यूजेरियम के केस में कार्बेंडाजिम के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम फ्यूजेरियम विल्ट के केस में फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी डिजीज की, वर्टिसिलियम विल्ट की। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलता है हमें कि, चलो देखो स्पोर्ट्स से तो पता चलता ही है कि कौन सी पैथोजन है क्या है, लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट अगर आप नोट करेंगे जनरली हाई टेम्परेचर पे आता है। वर्टिसिलियम विल्ट की अगर बात करोगे तो वर्टिसिलियम विल्ट हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा लो टेम्परेचर पे आता है, एक डिफरेंस ये भी है। अब वर्टिसिलियम विल्ट में देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो डायरेक्ट आपको याद रखना है, टाइगर स्ट्राइप या टाइगर क्लॉ अपीयरेंस। तो वर्टिसिलियम विल्ट में आपको कैसा सिम्टम देखने को मिलता है, टाइगर स्ट्राइप या टाइगर क्लॉ अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। सिम्टम्स की शुरू से बात करते हैं कि वर्टिसिलियम विल्ट में कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहले तो ब्रॉन्जिंग ऑफ वेन्स देखने को मिलता है। जो वेन्स होती है वहां पे आपको ब्राउनिश टू पर्पल जो कलर है वो देखने को मिलेगा, वेन्स में ब्रॉन्जिंग हो जाएगी। और अल्टीमेटली हमें स्कॉच्ड अपीयरेंस, स्कॉच का मतलब क्या हुआ है, जली हुई या बर्न्ट अपीयरेंस, जली हुई अपीयरेंस या फिर बर्न्ट अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हमें येलोइंग ऑफ द लीव्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आते हैं हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ वर्टिसिलियम विल्ट पे, जहां पे हमें टाइगर स्ट्राइप या टाइगर क्लॉ सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीफ है, लीफ में ड्राइंग हो जाती है मार्जिन्स पे। तो यहां पे देखोगे क्या लिखा है कि ड्राइंग ऑफ द लीफ मार्जिन्स एंड एरियाज बिटवीन द वेन्स, और वेन्स के बीच में जो एरिया है वहां पे। तो जब भी ड्राइंग हो जाएगी लीव्स में और एरिया बिटवीन द वेन्स में, उस सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, टाइगर स्ट्राइप सिम्टम या टाइगर क्लॉ सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको स्ट्राइप्स जैसी देखने को मिल रही है ना, तो इस सिम्टम को हम क्या बोल देते हैं, टाइगर क्लॉ सिम्टम या फिर टाइगर स्ट्राइप सिम्टम, जैसे कि आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है हमारे पास में, ये वर्टिसिलियम विल्ट के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे मिल्ड्यू या फिर एरुलेट मिल्ड्यू का। ग्रे मिल्ड्यू या एरुलेट मिल्ड्यू की बात करें तो देखो सिम्टम कैसे देखने को मिलेंगे। हमने बोला कि मिल्ड्यू का मतलब होता है हमें किसी फंगस का कोई ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मिल्ड्यू में क्या होगा, देखो इरेगुलर से एंगुलर पेल लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ग्रे कलर का पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने बोला था कि अगर ग्रे मिल्ड्यू लिखा है तो ग्रे कलर का जो पाउडरी ग्रोथ है हमें इसके केस में देखने को मिलेगा, वही हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में तो जो है येलोइंग हो जाएगी, लीव्स पहले नीचे गिर जाएंगी, वो तो होगा ही होगा। मेन सिम्टम क्या है, ग्रे कलर का मिल्ड्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज है सुजाता एंड वारा लक्ष्मी, और जैसा कि पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, एरुलेट मिल्ड्यू में या ग्रे मिल्ड्यू में भी वेटेबल सल्फर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ग्रे मिल्ड्यू में जो वेटेबल सल्फर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो रेजिस्टेंट वैरायटीज है उनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
यहां तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो एंथ्रेक्नोज के सिम्टम आप सबको पता है। एंथ्रेक्नोज के केस में भी मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल किया जाता है। और अगली डिजीज की बात करें लीफ कर्ल की, यहां पे वेक्टर पूछा जाता है। तो अब आप लोग मुझे बताइए लीफ कर्ल डिजीज का वेक्टर कौन होगा? लीफ कर्ल डिजीज का वेक्टर कौन होगा? तो लीफ कर्ल डिजीज का वेक्टर क्या है? व्हाइट फ्लाई, बेमिसिया टेबेसाई। लीफ कर्ल डिजीज के अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो व्हाइट फ्लाई क्या है? कॉटन लीफ कर्ल डिजीज को ट्रांसमिट करता है। बाकी के एग्जाम्स में अगर देखोगे स्टेट एग्जाम्स वगैरह में, तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? बेमिसिया टेबेसाई, यानी कि व्हाइट फ्लाई। लिखा भी है यहाँ पे, व्हाइट फ्लाई जो है ये इसका वेक्टर है। तो आप लोग यहां से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सबको क्लियर? अब एक बार जो जो हमने पढ़ा, क्या बोल रहे हैं बेटा? मैं आपका डाउट देख रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे डिस्कस। ये जो नॉर्मल विल्ट का सिम्टम है वो फिजेरियम विल्ट में होगा। हाँ, विल्ट तो जनरल पढ़ाया है ना कैसे हो रही है, तो वही सब यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सेम ही है, वो तो सिम्टम बताया है आपको ऑलरेडी ना, तो विल्ट के जो सिम्टम है वो तो रहेंगे यहाँ पे। चलिए अब एक बार क्या करेंगे, जो नोटबुक में आपको भी करवाया या आपको समझाया, एक बार गो थ्रू करो कि क्या क्या हमने डिसीजेस पढ़ी, क्या क्या हमने पैथोजेंस पढ़े और क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने चीजों को डिस्कस किया। फटाफट से देखो, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसीजेस ऑफ चिकपी के साथ में। जल्दी से नोट करेंगे, देखो जल्दी से कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या हमने डिस्कस किया, कौन कौन से डिसीज में और क्या क्या पॉइंट्स बोले। बात करें कॉटन की डिजीज में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में एंगुलर लीफ ब्लाइट है। और अगर मैं कॉटन की डिसीजेस की भी बात करूं तो इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका वेक्टर पूछा जाता है वो कॉटन लीफ कर्ल डिजीज है। और अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स की भी बात करेंगे ना, तो जो मेन क्वेश्चन कॉटन से बना है वो ब्लैक आर्म डिजीज पे, यानी कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज है वहीं पे आपका प्रीवियस ईयर्स में भी जो क्वेश्चंस बने वहीं से बने हैं। लेकिन आपको सेफ साइड होके चलना है और आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, उनको आपको कवर करना है। चलो अगर फटाफट से एक बार रिवाइज कर लोगे तो मुझे बता देना चैट सेक्शन में या कमेंट करके यस। फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम जान रहे हैं डिसीजेस ऑफ चिकपी के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे डिसीजेस ऑफ चिकपी के बारे में। अगर आपने देख लिया, पॉइंट्स को चेक कर लिया तो मुझे फटाफट से बता दो, फिर हम आगे चलेंगे डिसीजेस ऑफ चिकपी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए 2 बच्चों के तो रिप्लाई आगे कि यस मैम हमने देख लिया। बाकी सब लोग भी बताइए फटाफट से। ओके देन लेट्स कंटिन्यू। चलिए आ रहे हैं सबके रिप्लाई। नाउ अब हम लोग बात करेंगे डिसीजेस ऑफ चिकपी के बारे में, चने के रोगों के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे चने के रोगों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोग है दैट इज एस्कोकाइटा ब्लाइट। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे दैट इज एस्कोकाइटा ब्लाइट। और दूसरा विल्ट भी जो चने का इंपॉर्टेंट रोग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चने में जो एस्कोकाइटा ब्लाइट है ये फंगस के कारण होता है और फंगस का नाम क्या है? एस्कोकाइटा रेबी। अगर इसी की टीलियोमॉर्फ स्टेज की बात करें तो टीलियोमॉर्फ स्टेज हमारे पास क्या है? माइकोस्फेरेला रेबी। तो आपको पता होना चाहिए एक तो कि ये जो एस्कोकाइटा रेबी है ये क्या है? एस्कोकाइटा ब्लाइट का पैथोजन है। और माइकोस्फेरेला रेबी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इसका क्या है? टीलियोमॉर्फ है। मोस्ट कॉमनली जो आप नाम पढ़ते हैं वो कौन सा नाम पढ़ते हैं या देखते हैं? एस्कोकाइटा रेबी। तो आपसे कई बार कुछ एग्जाम से पूछा जाता है एस्कोकाइटा ब्लाइट इज एन इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ, तो आपको बताना होता है कि ये जो एस्कोकाइटा ब्लाइट है ये चिकपी की इंपॉर्टेंट डिजीज है।
नेक्स्ट रस्ट। रस्ट किससे होता है? यूरोमाइसिस साइसेरियस एरिएंटिनी से, यानी कि यूरोमाइसिस साइसेरियस से क्या होता है? रस्ट होता है। अब क्या होता है, कैसा होता है, सब बताया है रस्ट में। नेक्स्ट विल्ट। विल्ट किससे बताई? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की बात करेंगे। अभी बताया कि फ्यूजेरियम के जनरल सिम्टम क्या रहते हैं, तो आगे चल के जहां पे भी फ्यूजेरियम की विल्ट आएगी सिम्टम सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या है? ओडियोप्सिस टोरिका, स्टंट डिजीज जो कि वायरस से होती है। अब अगर आप चिकपी की डिजीज में देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी बोली? एस्कोकाइटा ब्लाइट। तो चलिए इसी के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। देख लिए पैथोजन सबने? चलिए एस्कोकाइटा ब्लाइट की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे प्लांट पार्ट्स पे हमें इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब एस्कोकाइटा ब्लाइट में आप सबसे पहले तो फोटो देखिए, आपको ये फोटो दिख रही है दोनों। तो एस्कोकाइटा के सिम्टम लीव्स पे भी देखने को मिलेंगे, पॉड्स पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू में आप देखोगे आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और ये स्पॉट्स भी आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक समझते हो, जिसका कॉमन सेंटर होता है, जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे आपको लग रहा है ना, इनका सेंटर सेम ही है, कॉमन ही है, इस तरह से। ठीक है, तो एस्कोकाइटा ब्लाइट में जो आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। शुरू में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, ब्राउन कलर के आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आपके ब्राउन स्पॉट्स हैं ये कैसे हो जाएंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में, और लास्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्लाइट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इसीलिए तो डिसीज का नाम भी क्या रख दिया है? एस्कोकाइटा ब्लाइट रख दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे थ्योरी में क्या दिया है। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल प्लांट पार्ट्स आर अफेक्टेड। यही तो हमने डिस्कस किया कि सारे के सारे प्लांट पार्ट्स पे इसका फर्क देखने को मिलता है। सिम्टम्स इंक्लूड स्मॉलर सर्कुलर ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीव्स, कि सिम्टम में क्या है? छोटे ब्राउन कलर के सर्कुलर स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये स्पॉट्स एनलार्ज कर जाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पॉट्स बड़े हो जाएंगे और हमें ब्लाइटिंग जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे कि लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें ब्लाइटिंग देखने को मिलेगी। और जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो ड्राई अप हो जाएगा। जो लीजन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स पे, बर्ड्स पे ही नहीं देखने को मिल रहे हैं, स्टेम पोर्शन पे और पिटियोल पे भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन सीजन में थोड़ा सा लेट हो रहा है या लेट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से सीड पे भी इंपैक्ट पड़ता है, और जो सीड हमें मिलेगा वो इन्फेक्टेड सीड मिलेगा। यहाँ पे देखो एनलार्ज्ड, मैंने आपको फोटो लगाई है, तो आप थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। यहाँ पे आपको एनलार्ज्ड फोटो के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत बहुत क्लियरली आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में। डिसीज कैसी है? सीड बॉर्न है नेचर में, और जो डेब्री है, डेब्री समझते हो, जो आपके अवशेष रह जाते हैं क्रॉप के, वहां पे पैथोजन क्या करता है? सरवाइव करता है। तो यहाँ पे जब आप लाइफ साइकिल देखोगे ना, देखो यहाँ पे आपको जो पैथोजन है यहाँ डेब्री में, क्रॉप डेब्री में सरवाइव करता हुआ दिख रहा है। फिर यहीं से अब ये जो डिसीज है इसके केस में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, फिर वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, वहां से कोनिडिया बनेंगे और वो फर्दर क्या करेंगे? डिसीज कॉज करते रहेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोनिडिया की, एक तो क्या कर रहे हैं कोनिडिया, बार बार सीजन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। दूसरा, अगर यही कोनिडिया सीड में, अगर यही इन्फेक्शन सीड में होता है तो सीड से जो सीडलिंग्स हैं, सीडलिंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी हमने बोला ना कि लेटर स्टेज पे, लेट इन्फेक्शन स्टेज पे अगर इन्फेक्शन सीड में जाता है तो यही इन्फेक्शन लेटर ऑन कहां पे जाएगा? सीडलिंग में भी जाएगा।
मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में एक तो इंटरक्रॉपिंग यूज करते हैं वीट, बार्ले या मस्टर्ड के साथ। सीड ट्रीटमेंट करेंगे किसी केमिकल के साथ, जैसे यहाँ पे कार्बेंडाजिम दिया है, या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं इसके केस में। जैसा कि मैंने आपको लूज मट ऑफ वीट में बोला था कि जब हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जरूरी ही नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ लूज मट ऑफ वीट में किया जाता है, बताया था ना कि बाकी डिजीज में भी होता है, तो यहाँ पे भी हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्प्रे की बात करें तो मैंकोजेब का स्प्रे यहाँ पे किया जा सकता है, राइट, या फिर वेटेबल सल्फर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है इन केस ऑफ एस्कोकाइटा, ब्लाइट ऑफ चिकपी। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर है तो फटाफट बता दो। अब मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी डिजीज बताऊंगी, और ये डिजीज भी ऐसी डिजीज है कि ये डिजीज कहीं पे भी किसी भी क्रॉप में देखने को मिलेगी तो सेम ही सिम्टम रहते हैं, सेम ही मैनेजमेंट रहता है, सेम ही टाइप से डिजीज परपिचुएट करती है या सरवाइव करती है दूसरी डिजीज जो हमारी है। यहां तक समझ आया तो मुझे फटाफट से बता दो कि हाँ मैम क्लियर है। ओके, सो अब हमारे पास जो डिजीज है उसका नाम है ड्राई रूट रॉट। ड्राई रूट रॉट जो होता है किससे होता है? राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, इसकी एक स्टेज है जिसका नाम है मैक्रोफॉर्मिना फेजियोलिना। तो राइजोक्टोनिया बटाटिकोला या फिर मैक्रोफॉर्मिना फेजियोलिना। अब मैं आपको इसके 2-3 पॉइंट्स बताती हूं जो आपको हमेशा याद रखने। ये डिजीज जब भी आएगी ना, ये आएगी आपकी बिल्कुल जब आप बोल सकते हो ड्राई कंडीशंस हैं या ड्रॉट कंडीशंस हैं, या फिर फ्लावरिंग के टाइम पे अगर प्रॉपर पानी नहीं दिया है, प्रॉपर इरिगेशन नहीं दी है फ्लावरिंग के टाइम पे, तब ये डिजीज आती है। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं, यहीं से ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ड्राई कंडीशंस में आ रही है, ड्रॉट कंडीशंस में आ रही है, फ्लावरिंग टाइम पे अगर पानी प्रॉपर नहीं दिया है तब ये डिजीज आ रही है। तो आपको यहीं से समझ आ रहा है कि हमें जब मैनेजमेंट करनी है ना, तो हमें इरिगेशन वाटर का ध्यान रखना है या वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है, या हमें फ्लावरिंग के टाइम पे प्रॉपर पानी देना है क्रॉप को। क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरी चीज यहां पे क्या है कि एक तो ये डिजीज आपकी फ्लावरिंग टू पॉडिंग स्टेज पे आती है, और यहां पे जब डिजीज हमारी आएगी तो इसके केस में क्या होता है ना, कुछ स्क्लेरोशिया बनते हैं जो सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, कई बार 10 साल, कई बार 20 साल, कई बार 30 साल। तो अगर आप क्रॉप रोटेशन भी करोगे ना, तो क्रॉप रोटेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स में करने का होता है जहां पे जो पैथोजन है वो लंबे टाइम तक सॉइल में नहीं है। अब यहाँ पे पैथोजन लंबे टाइम तक सॉइल में है, तो जो क्रॉप रोटेशन अगर हम करने की सोच रहे हैं तो हमें बहुत लंबे सालों तक क्रॉप रोटेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसी डिजीज में लिखा जाता है लॉन्ग क्रॉप रोटेशन, मतलब कि लंबे टाइम तक हमें क्रॉप रोटेशन करनी पड़ेगी। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। तो ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है, मेज में जब हम रॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आप याद करोगे कि मैम ने हमें चिकपी में भी कुछ रॉट के बारे में बताया था। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम में क्या है कि डिजीज फ्लावरिंग से पॉडिंग स्टेज पे देखने को मिलती है। लीव्स और स्टेम स्ट्रॉ कलर की हो जाती हैं। जो अफेक्टेड प्लांट है वो विदर कर जाएगा, और अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी फील्ड है वहां पे डिजीज जब फैल जाएगी तो जो रूट्स होती है ना, रूट्स कैसी हो जाती है? ब्रिटल और ड्राई, सूख जाएंगी और बिल्कुल ही ब्रिटल हो जाएंगी जब हम ड्राई रूट रॉट की बात करते हैं। तो ड्राई रूट रॉट में क्या कर सकते हैं? देखो पहला क्या लिखा है, ड्रॉट शुड बी अवॉइडेड। क्या बताया था कि इरिगेशन देनी है स्पेशली ड्यूरिंग फ्लावरिंग। दूसरा क्या लिखा है, डीप फ्लोइंग इन समर। क्यों लिखा है? क्योंकि सॉइल में जब पैथोजन रह रहा है ना, और हमें उस पैथोजन को अगर बेसिकली वहां से एक्सपोज करना है तो हमें डीप फ्लोइंग करनी ही पड़ेगी।
अगला है सोइंग हमेशा रिकमेंडेड टाइम पे करें, ठीक है जी। जर्मिनेटिंग एंड यंग सीडलिंग शुड बी सेव्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर। ये तो हमने बोला कि जब हाई टेम्परेचर रह रहा है, ड्रॉट लाइक कंडीशन रह रही है, तो वहां पे तो डिजीज आ ही रही है, तो यहाँ पे हमें डिजीज सीडलिंग्स को हाई टेम्परेचर से बचाना है। अगला सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई बायोलॉजिकल एजेंट है, जैसे कि ये फंगल बायोकंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा विरिडे, या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ये आपका बैक्टीरियल बायोलॉजिकल एजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट या तो बायोलॉजिकल एजेंट के साथ कर सकते हैं या तो फिर किसी केमिकल के साथ कर सकते हैं। स्प्रे भी क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम को स्प्रे कर सकते हैं या फिर कोई बायो फॉर्मुलेशन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक पता चला? तो मेन इसमें जो कल्चरल मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने वाटर या इरिगेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग बोला, और दूसरा हमने बोला कि हमें क्या करना है, प्लोइंग करनी है ताकि वो एक्सपोज हो जाए आपका जो भी आपके स्क्लेरोशिया हैं। और हमने एक और चीज क्या बोली थी, लॉन्ग क्रॉप रोटेशंस, लंबे समय के लिए क्रॉप रोटेशंस पे हमें जाना पड़ेगा। सेम फैमिली की क्रॉप हमें क्या करनी है, नहीं लगानी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फिजेरियम विल्ट की। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले फिजेरियम विल्ट पढ़ा था। अब आप लोग मुझे बताओ कि अब अगर मैं आपसे पूछूं फिजेरियम विल्ट के बारे में, तो क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि फिजेरियम विल्ट क्या है? डेफिनेटली बता पाओगे। तो अगर हम फिजेरियम विल्ट की बात करते हैं, देखो सामने सिम्टम्स में क्या लिखा है कि जो मेन सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ द लीव्स देखने को मिलते हैं। तो यही तो हमने बोला था कि मेन सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, येलोइंग एंड ड्राइंग। देन हमने क्या बोला कि अडल्ट प्लांट के केस में जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर जाएंगी और अल्टीमेटली ये हमें अपर पार्ट ऑफ द प्लांट पे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और हमने बोला वेस्कुलर डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे हमारे पास में फिजेरियम विल्ट के सिम्टम्स हैं और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिम्टम कैसे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि चने में उकठा या फिर फिजेरियम का विल्ट रोग, यहां पे आप देख सकते हो किस तरह से आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, राइट। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ अब हम बात करेंगे बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड के बारे में। अब चने में एक और डिजीज है जिसको हम बोलते हैं बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड। ऑल्दो अगर हम चने की बात करते हैं तो बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड आपकी चने में, अगर हम बोले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलते, लेकिन फिर भी डिजीज है तो हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि हम कोई चांस नहीं लेंगे। चलिए, बहुत सिंपल है, इसीलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड सिर्फ यहां नहीं आ रहा है, बाकी क्रॉप्स में भी आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम यहीं पे कवर करें ताकि जब अगली बार आएगा तो हमारे पास में अब एक ट्रैक होगा कि नहीं हमने पहले भी पढ़ा था, अब क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कौन सा पैथोजन किस क्रॉप में कैसा सिम्टम बनाता होगा या किस पैथोजन के लिए क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम नंबर ऑफ क्रॉप्स को और कवर करेंगे, नंबर ऑफ पैथोजन को और भी कवर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैथोजन के क्या सिम्टम होते हैं, किस तरह से डिजीज वो कॉज करता है। यहां तक क्लियर है सबको? पहले मुझे ये बताइए, क्लियर है बेटा? चलिए, अब हम बात करेंगे बोट्राइटिस मोल्ड के बारे में। तो बोट्राइटिस मोल्ड का जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो क्या है कि पॉड्स ही नहीं बनते हैं। लैक ऑफ पॉड सेटिंग इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, लेकिन पैचेस में होगी। पैचेस समझते हो, जैसे एक पूरी फील्ड में थोड़े इतने से प्लांट्स मर गए, फिर इतने मर गए, फिर इतने मर गए, पैचेस में हमें डेथ देखने को मिलेगी। फ्लावर्स की शेडिंग हो जाती है, लीव्स की शेडिंग हो जाती है, लेकिन मेन चीज क्या है कि उनके ऊपर हमें स्पोर्स का मास देखने को मिलता है, क्योंकि लिखा है बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या होता है, फंगस की ग्रोथ।
तो यहाँ पे हमें जो फ्लावर शेड कर रहे हैं या फिर जो भी लीफ शेड कर रही हैं वहां पे हमें स्पोर मासेस देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पे स्टेम्स की बात करते हैं तो स्टेम के केस में हमें गर्डलिंग देखने को मिलेगी। जो भी हमारे पास में सॉफ्ट ब्रांचेस हैं या ट्विग्स है या टेंडर ब्रांचेस हैं, वो अगर बहुत ज्यादा रॉटिंग हो गई होगी तो वो टूट जाएंगी। और अगर हमारा प्लांट में इंफेक्शन आ चुका है तो वहां पे पॉड्स या तो छोटे रह जाएंगे या तो सीड्स जो है बहुत यहाँ पे छोटे रह जाएंगे या तो कोई सीड बनेगा ही नहीं। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, फर्स्ट क्या है कि जो भी फ्लावर्स है या लीव्स है उनकी शेडिंग हो रही है और उसके ऊपर हमें फंगस की मोल्ड या फिर ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा कि जब फंगस की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ये जो आपके पर्टिकुलरली ब्रांचेस वगैरह हैं, जब बहुत रॉटिंग है तो टूट जाएगी। तीसरा, पॉड्स में या तो सीड्स बहुत छोटे बनेंगे या तो बनेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया डिजीज के बारे में? नाउ अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो क्या करेंगे, एक तो हमने इंटरक्रॉपिंग किसके साथ करनी है, लिंसीड के साथ करनी है। अब ये मोल्ड थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशंस में आता है तो बहुत ज्यादा इरिगेशन हमें यहाँ पे नहीं देनी है, बहुत ज्यादा इरिगेशन को यूज नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम स्प्रे की बात करें तो कार्बेंडाजिम है या थेरम है, उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इस डिजीज में, राइट। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे पिजन पी की डिजीजेस की। अब हम बात करेंगे, यहां लिख देती हूं मैं, पिजन पी की डिसीजेस के बारे में अब हम बात करेंगे। हमने चिकपी की डिसीजेस डिस्कस कर ली, अब हम आते हैं पिजन पी की डिसीजेस पे। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी हमने पहले डिजीजेस पढ़ी है चिकपी में, उसी टाइप की कुछ कुछ डिजीजेस हमें पिजन पी में भी देखने को मिलेगी। और अगर आप पिजन पी की बात करते हैं तो आपने सबसे कॉमन जो आज तक एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा वो देखा होगा स्टर्लिटी मोज़ेक के ऊपर। सुना है स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज के बारे में? तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपका वहां से बनता है। अब हम पिजन पी शुरू करने वाले हैं तो आप अब जाइए मतलब कि नोटबुक को देखिए क्या क्या हमने चिकपी में कवर किया। उसके बाद में अब हम शुरू करने वाले हैं पिजन पी की डिजीजेस के साथ में। फटाफट से नोट करेंगे, देखेंगे क्या क्या हमने देखा और अब हम कवर करेंगे पिजन पी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। चलिए फटाफट से देखेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और जब आप एक बार देख लोगे, पूरा रिवाइज कर लोगे, तो फटाफट से मुझे बताना कि मैम यस कर देना कि हमने रिवाइज कर लिया या हमने देख लिया कि कौन कौन सी डिजीज हमने चिकपी में पढ़ी है। फिर हम शुरू करेंगे पिजन पी की डिजीजेस के साथ में। और पिजन पी में भी जैसे फ्यूजेरियम विल्ट है, स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज है, ये डिजीज बहुत कॉमन डिजीजेस हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। फ्यूजेरियम विल्ट तो अब हम तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं तो अब तो आपको फ्यूजेरियम विल्ट के सिम्टम रट जाने चाहिए कि फ्यूजेरियम विल्ट में कैसे सिम्टम्स आते हैं। एक बार जब आप पढ़ लोगे तो यस कर देना या क्लियर लिख देना, मुझे समझ आ जाएगा कि आपने रिवीजन कर लिया। ओके, कर लिया रिवीजन यहां तक? करें आगे रिवाइज? ओके देन नाउ अब पिजन पी में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्यूजेरियम विल्ट की। और जो फ्यूजेरियम विल्ट है उसका पैथोजन कौन सा है? फ्यूजेरियम उडुम है। तो फ्यूजेरियम विल्ट में जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा सेम ही सिम्टम्स हैं। एक बार यहां से थ्योरी देख लेते हैं, बाकी जो पढ़ा है वो सब कुछ सेम है। एक बार चलो वेरीफाई कर लेते हैं। लीव्स इनिशियली पेल, lose their turgidity, droop down and finally result in large scale withering। कि जो लीव्स है उनमें टर्जिडिटी वो अपने आप को पता है विल्ट में लूज कर देती हैं और बिल्कुल नीचे की तरफ को मुरझा जाती हैं और हमें विदरिंग या सूखापन वहां पे हमें देखने को मिलता है।
ग्रेजुअल और सडन विल्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ को हमें जो प्लांट है वो सूखता हुआ दिखाई देगा। कहां से शुरू होगा? नीचे से शुरू होगा और ऊपर की तरफ को सूख जाएगा। एंटायर प्लांट विल्ट्स और डाइज विद इन अ फ्यू डेज, कि पूरा का पूरा प्लांट में हमें विल्टिंग देखने को मिलती है, या पूरे के पूरे प्लांट की कुछ दिन के अंदर ही हमें डेथ देखने को मिलती है। द डिजीज इंसिडेंस अकर्स इन पैचेस इन द फील्ड, कि ये जो डिजीज इंसिडेंस है ये हमें पैचेस में फील्ड में देखने को मिलेगा। डार्क स्ट्रीक्स आर सीन व्हेन द बार्क ऑफ स्टेम बिलो द सॉइल लेवल एंड द टैप रूट आर रिमूव्ड। अब हमने क्या बोला था कि हमें वेस्कुलर बंडल्स में डिस्कलरेशन या ब्राउनिश कलर या फिर रेड ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। तो यही ये बोल रहा है कि जब आप स्टेम को काट के देखोगे या आप रूट्स वाले सेक्शन को काट के देखोगे तो वहां पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वहां पे आपको जो डार्क स्ट्रीक्स हैं वो देखने को मिलेगी। और यही सारी बातें तो हमने डिस्कस की थी, या हमने इसके बारे में यही तो सब कुछ जाना था। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड में सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडिश ब्राउन स्ट्रीक हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जहां पे भी हमें ब्राउनिंग देखने को मिलती है, इसका मतलब होता है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि जाइलम में प्लगिंग हो जाती है पैथोजन की वजह से, तो जहां पे भी आपको ब्राउनिंग देखने को मिलेगी दैट मीन्स कि जाइलम में या जाइलम वेसल्स में जो प्लगिंग मिल रही है हमें वो देखने को मिल रही है। डिजीज हमने क्या बोली? सॉइल बॉर्न है। अब आपको मैं एक पॉइंट बताती हूं यहाँ पे, फ्यूजेरियम की विल्ट में एक स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्यूजेरियम के केस में या कौन से पैथोजन के केस में मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। तो आपने याद रखना है फ्यूजेरियम के केस में मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, ये हमें फ्यूजेरियम के केस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के स्पोर्स। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज के केस में 3 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। नेक्स्ट हमारे पास में मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में तो देखो बहुत बार बता दिया मैंने, कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं, थेरम यूज कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पॉट ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो जो जो मैनेजमेंट हमने अभी तक फ्यूजेरियम के केस में पढ़ी है, सेम ही मैनेजमेंट हमें यहां पे देखने को मिलती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास में है रूट रॉट। अभी अभी हमने डिस्कस किया चिकपी में, सेम ही चीजें हमें यहां पे देखने को मिल रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी क्या हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। पहला क्या लिखा है? कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। राइजोक्टोनिया ही वहां पे भी था, मैक्रोहोमिना फेजुलिना यहाँ पे भी सेम ही है, तो सिम्टम भी सेम ही रहेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं एक्स्ट्रा कोई पॉइंट अगर दिया होगा तो। देखिए क्या लिखा है, द डिसीज अकर्स इन बोथ यंग सीडलिंग्स एंड ग्रोन अप प्लांट्स। दोनों में हमें डिजीज देखने को मिलती है। द लोअर लीव शो येलोइंग, ड्रूपिंग एंड प्री मेच्योर डिफोलिएशन, की जो लोअर लीव्स हैं वहां पे हमें येलोइंग देखने को मिलती है, ड्रूपिंग देखने को मिलती है और प्री मेच्योर डिफोलिएशन देखने को मिलती है। जो डिस्कलर्ड एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा और अल्टीमेटली जो प्लांट्स की डेथ है वो हमें देखने को मिलेगी। द इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी इजिली पुल्ड आउट ड्यू टू रॉटिंग ऑफ द रूट्स, कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको जब आप ऐसे पुल करोगे तो इजीली बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सड़ चुकी होंगी, रॉटिंग ऑफ द रूट्स हो चुकी होगी। माइन्यूट डार्क स्क्लेरोशिया आर सीन इन द श्रेडेड बार्क। जो बार्क टूट गई है, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें स्क्लेरोशिया बनते हैं, तो जो बार्क आपकी टूट चुकी है या श्रेड हो चुकी है वहां पे आपको स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया क्या होते हैं क्या बताया था? हार्ड कॉम्पैक्ट मास ऑफ डोरमेंट फंगल माइसीलियम। तो हमें जो माइसीलियम जो डोरमेंसी में है उसके जो हार्ड कॉम्पैक्ट मासेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया है कि प्रोलॉन्ग ड्राई वेदर और ड्रॉट फॉलोड बाय इरिगेशन और रेन, कि बहुत टाइम तक अगर आपके ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं तो ये डिजीज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी।
अब बताओ मुझे, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, सारे पॉइंट्स तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर किए, सेम ही है ना। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है पहले कि कौन सा पैथोजन कैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, कौन से क्रॉप में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये तो हमें सारा ही बहुत इजीली क्लियर हो गया। मैनेजमेंट की बात करें तो इसके केस में मैनेजमेंट तो वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था कि इरिगेशन पे ध्यान देना है या सीड ट्रीटमेंट करना है। अब पिजन पी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज। अब स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज में एक तो वेक्टर भी पूछा जाता है कि कौन है, और उसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है कि कौन है। तो आपको पता होना चाहिए जब हम पिजन पी स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज की बात करते हैं तो एक तो ये डिजीज वायरस के कारण होती है, दूसरा इसमें जो वेक्टर है वो माइट है, और माइट का नाम क्या है, एकेरिया कजानी। इस चीज को नोट कर लो अभी के अभी। पिजन पी स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज, जिसको SMD भी बोल देते हैं, स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज भी बोल देते हैं, इसमें जो हमारे पास में कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस है, और अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो एकेरिया कजानी, यानी कि माइट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यहां तक क्लियर है? नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है देखो स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज, तो ये चीज तो हमें क्लियर है कि अगर स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज लिखा है तो यहां पे हमें मोज़ेक के सिम्टम तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, लेकिन किस डिग्री तक देखने को मिलेंगे वो बात कर लेते हैं। जैसे कि हो सकता है हमें बहुत ज्यादा मोज़ेक देखने को मिले लीव्स में, और जो प्लांट है वो कंप्लीटली स्टराइल हो जाए, सीड्स को प्रोड्यूस ना कर पाए। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि सीवियर मोज़ेक हमें देखने को मिलेगा लीव्स में, लीफलेट्स में, और जो प्लांट है वो कंप्लीटली क्या होगा, स्टराइल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें माइल्ड मोज़ेक देखने को मिलेगा और पार्शियल स्टर्लिटी देखने को मिलेगी, यानी कि मोज़ेक का जो लेवल होगा वो माइल्ड होगा और पार्शियल हमें स्टर्लिटी देखने को मिलेगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि रिंग स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और वहां पे क्लोरोटिक हालो मैंने आपको बताया ना, येलोइंग जो होती है, येलोइंग का कोई भी कलर का जो आसपास किसी स्पॉट्स के अराउंड जो कलर होता है उसको हालो बोलते हैं। तो तीसरा क्या है कि रिंग स्पॉट्स देखने को मिलेंगे हमें ग्रीन आइलैंड के साथ में। तो ये तीनों में से किसी भी टाइप के सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो कंप्लीट स्टर्लिटी हो सकती है या तो पार्शियल स्टर्लिटी हो सकती है। कंप्लीट स्टर्लिटी में बहुत ज्यादा मोज़ेक के सिम्टम, सीवियर मोज़ेक देखने को मिलेगा, और पार्शियल स्टर्लिटी जब भी होगी तब हमें माइल्ड मोज़ेक देखने को मिलेगा, या हो सकता है कई बार हमें सिर्फ रिंग स्पॉट्स ही यहाँ पे देखने को मिले। मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने माइट की बात की है इसीलिए हम अकेरिसाइड समझते हैं। माइट को किल करने के लिए जिस केमिकल को यूज किया जाता है उसको अकेरिसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अकेरिसाइड का यूज कर सकते हैं इस डिजीज में। अब देखो यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं, फोटो देखिए सामने। सिम्टम में आप देखेंगे क्लोरोटिक रिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कंप्लीट स्टर्लिटी फ्लावरिंग से पहले देखने को मिल रही है। यहां पे आप देखेंगे कंप्लीट स्टर्लिटी आफ्टर फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। इसीलिए नाम क्या रखा है, स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज रखा है या SMD रखा है। क्लियर हो गया यहां तक? तो बताओ मुझे फटाफट से। क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ, समझ आ गए यहां तक? चलिए नाउ अगला हमारे पास में डिजीज है, दैट इज येलो मोज़ेक डिजीज। अब ये जो येलो मोज़ेक डिजीज है इसका ग्रीन आइलैंड बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ग्रीन आइलैंड का मतलब होता है कि ग्रीन कलर के वहां पे स्पॉट्स या पैचेस देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ग्रीन आइलैंड का मतलब है कि देखो क्लोरोटिक येलो येलो दिख रहा है यहां पे इस फोटो में। तो एक तो येलोइंग हमें देखने को मिल रही है, साथ में ग्रीन छोटे छोटे स्पॉट्स या पैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे आइलैंड होता है ना अलग सा, तो यहां पे भी क्या है, हमें ग्रीन कलर के जो पैचेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उसको हमने ग्रीन आइलैंड बोल दिया। किसका डाउट था ये? धनराज का डाउट था बेटा, क्लियर है? चलो नाउ अब हम बात करेंगे रेड ग्राम येलो मोज़ेक वायरस की। तो रेड ग्राम येलो मोज़ेक वायरस में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि डिजीज हमें
अच्छा वेक्टर की बात कर रहे थे, तो रेड ग्राम येलो मोज़ेक में हमने बोला कि जैसे स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज में कौन वेक्टर है, एकेरिया खजानी माइट है। यहां पे अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो व्हाइट फ्लाई है, दैट इज बेमिसिया टेबेसाई है। तो आप कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जब चीजों को नोट करते हो या वेक्टर की, जैसे मैंने आपको बोला है कि एक लिस्ट बनानी है, तो जो भी वायरल डिजीज आ रही है उसका नाम और वेक्टर का नाम जरूर लिखिए। उससे क्या होगा, एक कंप्लीट आपके पास टेबल आ जाएगा डिजीजेस का और वेक्टर्स का। जैसे मैंने आपको एक वायरस वाले जब हमने बेसिक्स कवर किए थे वहां पे भी एक टेबल दिया था ना, तो वो टेबल उससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो फोटो ही वैसी है। एक बोल रहा है कि मैम पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा था, हाँ वो फोटो भी थोड़ा वैसा था ना कि उसमें उतना क्लियर सिम्टम खुल के नहीं आ रहा था। चलिए, सो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं येलो मोज़ेक डिजीज की, तो येलो मोज़ेक डिजीज में सिंपल है कि हमें मोज़ेक देखने को मिलता है। मोज़ेक क्या होता है आपको मैंने बहुत बार बताया, अब थ्योरी देख लेते हैं क्या है। द डिजीज appears first in the form of yellow diffuse spots scattered on the leaf lamina. Such spots slowly expand and in later stages, yellow patches alternated with green patches developed on the leaves. Newly formed leaves completely turn yellow and infected plants stunted and produce only few pods. The disease is transmitted through whitefly, Bemisia tabesae. ये क्या बोल रहा है कि डिजीज हमें सबसे पहले येलो डिफ्यूज स्पॉट्स की फॉर्म में देखने को मिलती है और जो नई लीव्स हमें देखने को मिलेंगी वो येलो हो जाएंगी और जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो छोटा रह जाएगा और कुछ ही पॉड्स बनाएगा। सिंपल है, सिमिलर है। और मैनेजमेंट में कोई बोलेगा तो हमें क्या करना है, जो व्हाइट फ्लाई है उसका मैनेजमेंट करना है, जो इंसेक्ट है उसका मैनेजमेंट करना है, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने कॉटन की डिजीजेस को डिस्कस कर लिया, हमने फिर किसकी डिजीजेस को डिस्कस किया, चिकपी के डिजीजेस को डिस्कस किया, और देन हमने कौन सी डिजीजेस को डिस्कस किया, पिजन पी की डिजीजेस को डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे बाजरा की डिजीजेस के बारे में। देखो फटाफट से नोटबुक में क्या क्या पढ़ा, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से चेक करो। ठीक है, देखिए क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। और अभी मैं आपसे इसको कंटिन्यू करेंगे अभी, लेकिन आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी में थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को खुद से पूछूंगी, थोड़ा सा ही हमें, ज्यादा नहीं अभी कवर करने को। चलो ओके, सो पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं, मैंने आपको कल बोला था कि आज पढ़ के आना, मैं आपसे चीजों को पूछूंगी। तो पोल करने से पहले अब मैं क्या करूंगी, अभी जो आपसे चीजें पूछूंगी उसमें मैं आपको ऑप्शंस अभी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको डायरेक्ट यहां पे चैट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में राइट नाउ इसीलिए नहीं दे रही हूं सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको पुरानी कितनी चीजें याद हैं। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आराम से कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट से भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछूंगी। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, ज़ैंथोमोनास कैसा बैक्टीरिया है? क्या ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? चलो पोल करवा देते हो इसका। तो ऑप्शन ए है आपका ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ग्राम नेगेटिव। मतलब कि थम्स अप करोगे तो ग्राम पॉजिटिव, थम्स डाउन करोगे तो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ओके चलिए बताएंगे। अब इसके बाद में टॉपिक कंटिन्यू करना है तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको मैं कंटिन्यूटी से थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा, टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। बढ़िया, हाँ जी। तो ज़ैंथोमोनास क्या है, कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है? ऑप्शन ए है ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ग्राम नेगेटिव।
जल्दी से आंसर करेंगे। और हाँ, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूं तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, कुछ सर्च नहीं करना है, ठीक है। चलिए बताएंगे कैसा हमारे पास में ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया है, क्या ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। चलिए देख लेते हैं आप बच्चों ने क्या आंसर किया है। असाइनमेंट से ये क्वेश्चन आपको दिया था ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के जनरा। 70% बच्चे क्या बोल रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव है। अरे असाइनमेंट में क्या किया आप लोगों ने? असाइनमेंट में क्या किया है? चलो आज आपको मैं एक टास्क देती हूं असाइनमेंट। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, सबने कंप्लीट की है क्या? जो आज तक असाइनमेंट्स दी हैं सबने कंप्लीट किए हैं? यस या नो कर दो जल्दी से, ठीक है। तो जो जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड है ना, जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट किया है आज, वो मुझे बताएंगे। मैं टेलीग्राम पे पूछूंगी कि असाइनमेंट किया है नहीं किया है, फोटो भेजेंगे वहां पे, ठीक है, कि असाइनमेंट कंप्लीट है या नहीं है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्राम नेगेटिव। ज़ैंथोमोनास ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव कहां से हो गया? अगर असाइनमेंट किया है तो गलत हो ही नहीं सकता। चलो दूसरा क्वेश्चन, स्यूडोमोनास क्या है? दोनों ही आपके सेम ऑप्शन है, क्या ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? सेम ही ऑप्शन है। अगर पॉजिटिव है तो थम्स अप, नेगेटिव है तो डाउन, मतलब कि ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव। तो बताइए ग्राम स्यूडोमोनास क्या है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ठीक है, बताओ जल्दी से, स्यूडोमोनास क्या है? क्या ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ये ग्राम नेगेटिव है? ऑप्शन ए है ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ग्राम नेगेटिव। चलिए स्टॉप कर देती हूं पोल को, देख लेते हैं आपका आंसर क्या है। स्यूडोमोनास भी आप क्या बोल रहे हो, ग्राम पॉजिटिव है? आपने, मुझे लगता है किसी ने असाइनमेंट नहीं किया है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोल करवा रही हूं, इनमें से राइस की कौन कौन सी डिजीज फंगस की वजह से होती है? ऑप्शंस ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना ऑप्शन। क्वेश्चन पूछ रही हूं, इसमें से राइस की कौन कौन सी डिजीज फंगस की वजह से होती हैं? ऑप्शंस हैं ब्राउन स्पॉट, राइस ब्लास्ट, लीफ ब्लाइट, टुंगरो, शीथ रॉट। ठीक है, नाउ ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि 5 डिजीज के नाम हैं, इनमें से कौन कौन सी डिजीज आपकी फंगस से हो रही है। अब ऑप्शंस आपके पास में बताती हूं, आगे लिख देती हूं क्लैरिटी के लिए। ऑप्शंस आपके पास में है, आगे लिख रही हूं, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास में है डिजीज 1, डिजीज 2 एंड डिजीज 3, ये जो लिखा है। ऑप्शन बी आपके पास में है डिजीज 2, डिजीज 3 एंड डिजीज 4। ऑप्शन सी आपके पास में है डिजीज 3, डिजीज 4 एंड डिजीज 5। ऑप्शन डी आपके पास में है डिजीज 1, डिजीज 2, डिजीज 5।
एंड ऑप्शन ई आपके पास में है 1, 2, 3 एंड 5। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सी डिजीज आपकी राइस में फंगस की वजह से होती है। तो यहां पे आपको मैंने टाइमर लगा दिया है और अब आपको इन 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टाइमर शुरू हो गया है। अब बताइए कि इसमें से कौन सी डिजीज हमारे पास में फंगस से होती है। ब्राउन स्पॉट, राइस ब्लास्ट, लीफ ब्लाइट, टुंगरो एंड शीथ रॉट। और ऑप्शन सामने दे दिए हैं। ऑप्शन ए में है ये फर्स्ट 3, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 3, 4, 5, ऑप्शन डी है 1, 2, 5 और ऑप्शन ई है 1, 2, 3 और 5। चलिए चूज करिए ऑप्शन और बताइए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा और आप सबने आंसर को सिलेक्ट भी कर लिया होगा। कर लिया बेटा आंसर सबने? अच्छा, रिप्लाई भी कर रहे हैं अभी तो ग्रुप में। ठीक है, मैं देखती हूँ। फटाफट से बताएंगे। पोल लगाया हुआ है A, B, C, D या E। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है ग्रुप में ऑलरेडी पहले ही। कुछ बोल रहे हैं डी, कुछ बोल रहे हैं ई, कुछ बोल रहे हैं बी। देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहां पे पोल भी स्टॉप हो गया। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखो यहां पे ब्राउन स्पॉट बोला है, तो ब्राउन स्पॉट क्या फंगस से होता है? हाँ जी। लीफ ब्लास्ट बोला है, होता है? हाँ जी। ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट। लीफ ब्लाइट होता है? नहीं, बैक्टीरियल डिजीज है। टुंगरो होता है? नहीं, वायरल डिजीज है। शीथ रॉट होता है? हाँ होता है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कितने लोगों ने डी आंसर सही दिया है। आंसर नहीं दिया आपने, इसमें पोल नहीं आया क्या आपको? अरे ठीक है, तो डी आंसर क्या है हमारे पास में? करेक्ट आंसर है। अच्छा, पोल नहीं शो हुआ, कोई बात नहीं, पर आपने यहाँ पे दे दिया आंसर। मैं देख रही हूँ चैट सेक्शन में, तो आपका आंसर आ गया है ना। चलो ठीक है। अंकुश ने डी ऑप्शन दिया है, सही है। अग्रिमा ने बी बोला है। बेटा बी कैसे होगा? 2, 3, 4 है बी पे ना, तो 2, 3, 4 लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया से है, टुंगरो आपका वायरस से है, तो आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो आपको पता चल गया ना कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और, इनमें से कौन सी डिजीज क्वारंटीन इंपॉर्टेंस की डिजीज है? फर्स्ट करनाल बंट, सेकंड वॉर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी डिजीज आपकी क्वारंटीन इंपॉर्टेंस की डिजीज है। 4 ऑप्शंस में से बताना है। ठीक है, ई रहने दो, ABCD में से बताना है। फटाफट से बताइए इनमें से कौन सी डिजीज क्वारंटीन इंपॉर्टेंस की डिजीज है। बताइए जी क्या होगा यहां पे आंसर करेक्ट। चलिए यहां पे जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में वो क्या होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन ABCC बोथ ऑफ दिस। चलिए ये तो बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, तो दोनों ही क्या है, क्वारंटीन इंपॉर्टेंस की डिजीज है। चलिए अब अपने टॉपिक के पास चलते हैं और अपने टॉपिक को पूछते हैं उनका हाल। चलो
नाउ अब हम अपनी बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। नाउ अब हम बात करने वाले हैं बाजरा की डिजीजेस की। एक बच्चा बोल रहा है आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दिया करो। एक बोल रहा है कि मैम हमें तो वरदान चाहिए सब याद करने के लिए। ये जो तुम्हें टाइम मिला है वरदान से कम है क्या? अभी तुम्हें इतना अच्छा टाइम मिला है, ए टू जेड एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, थाली पे बिल्कुल परोस के दे रही हूँ कि लो ये थाली है, इसको बस ग्रहण करना है, इसको समझना है और खाना है। तब भी आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, है ना? ये टाइम आपका सबसे बड़ा जो मेन जो फोकस आपका है इस टाइम पे आपको पढ़ने पे, चीजों को ग्रेस्प करने पे देना चाहिए। और आपके पास में अच्छा खासा टाइम है यहाँ पे, अगर अभी भी नहीं तो कभी भी नहीं, ठीक है? तो यही सबसे बड़ा वरदान है। तो अभी पढ़ना शुरू कर दो, मैं रोज बोलती हूँ आपको ये वाली बात। ओके देन, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ में, और हमारा जो टॉपिक है नाउ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा है। तो बाजरा की डिजीजेस में आपने सुना होगा कि डाउनी मिल्ड्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है। और डाउनी मिल्ड्यू जो होता है उसी को हम बोल देते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। ये जो डाउनी मिल्ड्यू है इसी को बोल दिया जाता है ग्रीन ईयर डिजीज। पैथोजन की बात करें, पैथोजन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। पैथोजन भी पूछा जाता है, तो अब आप लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का पैथोजन क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। दोबारा रिपीट करेंगे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का पैथोजन क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। अगेन, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का पैथोजन क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की, तो यहाँ पे एक तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और दूसरा हमें ग्रीन ईयर सिम्टम देखने को मिलता है। ग्रीन ईयर सिम्टम का मतलब है कि जो फ्लोरल पार्ट्स है वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रीन ईयर डिजीज बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो हमें लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्टेड देखने को मिलते हैं। तो ये आपके मेजर सिम्टम्स हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक पता चल गया कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के क्या सिम्टम्स हैं? क्लियर है बेटा यहां तक? तो इसीलिए हम इसको ग्रीन ईयर डिजीज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए जैसा आपको पता है कि हम मेटालेक्सिल का यूज करते हैं, इसके अलावा भी इसके एक दो पॉइंट एडिशनल मैनेजमेंट के हैं, वो मैं आपको फैक्ट की फॉर्म में करवाऊंगी। तो इसके जो एडिशनल पॉइंट है जब मैं आपको फैक्ट की फॉर्म में करवाऊंगी तो आप देख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट फैक्ट में क्या मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, फैक्ट के फॉर्म में इसको याद करेंगे मैनेजमेंट को। तो इसके अलावा आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू में हम मेटालेक्सिल और मैंकोजेब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है अर्गट ऑफ बाजरा। अब ये क्या डिजीज है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ, जो बोल रहे हैं कि मैम, एक धनराज बोल रहे हैं कि मैम ये वही डिजीज तो नहीं जो हमने स्पोरेडिक में पढ़ी थी, गुड, अब आप चीजों को रिलेट करना सीख गए हो। हाँ, ये वही डिजीज है जो स्पोरेडिक डिजीज में आती है। अब हमारे पास में है नेक्स्ट इज अर्गट ऑफ बाजरा। तो अर्गट ऑफ बाजरा के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम कंटिन्यू करेंगे अर्गट ऑफ बाजरा के बारे में। 2 मिनट का आपको मैं टाइम दे रही हूं, जितना हमने पढ़ाया, जितना हमने पढ़ा उसको पढ़िए। अभी 1 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कहीं जाना नहीं है, 1 मिनट के अंदर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 1 मिनट का मैं आप लोगों को ब्रेक दे रही हूं, 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूं, ठीक है? कहीं पे जाना नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जस्ट 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूं, जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज करो। अभी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट के ब्रेक दे रही हूं।
ओके देन, तो हमने बाजरा के बारे में पढ़ा कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा में क्या होता है। हम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा को बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज, और इसमें जो आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें जो आपके पार्ट्स हैं प्लांट के वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने बात की डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के बारे में। अब हम लोग फर्दर बात करेंगे कि अर्गट ऑफ बाजरा में क्या होता है। तो अर्गट ऑफ बाजरा की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज ये है, और यहां से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बनता है। अर्गट ऑफ बाजरा में बेसिकली क्या होता है कि हमें क्रीम से पिंक कलर का म्यूसिलेजिनस ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, हनीड्यू की सिक्रीशंस देखने को मिलती है। अब देखो, ये जो अर्गट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हनीड्यू सिक्रीशंस देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें जो ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी वो पिंक या फिर क्रीम कलर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। तो वन ऑफ द मेजर अगर मैं सिम्टम की बात करूं तो वो क्या है, क्रीम से पिंक कलर की जो सिक्रीशंस हैं या हनीड्यू जो ऊजिंग है वो हमें अर्गट ऑफ बाजरा में देखने को मिलता है। अब देखो क्या होगा, जब यहां से हनीड्यू सिक्रीट करेगा ना तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये ड्राई कर जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, और वहां पे हमें ब्राउन से ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया देखने को मिलते हैं। यही तो हमने बोला था कि जब भी अर्गट डिजीज हमें देखने को मिलती है तो वहां पे हमें बेसिकली स्क्लेरोशिया देखने को मिलते हैं। कई बार आप देखोगे ये जो स्क्लेरोशिया हैं ये हमें सीड से बड़े दिखाई देते हैं, और इनका जो शेप भी होता है ना, शेप भी इनका इरेगुलर होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। और जब भी हम थ्रेशिंग की बात करते हैं तो थ्रेशिंग के टाइम पे ये जो स्क्लेरोशिया है ये ग्रेन के साथ में मिक्स हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्क्लेरोशिया ये ग्रेन के साथ में मिक्स हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब इन स्क्लेरोशिया को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। नाउ अब इस डिजीज के लिए कंडीशंस की बात करें तो RH आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर बता देती हूँ 80 से ज्यादा ह्यूमिडिटी, 20 to 30 डिग्री जो टेम्परेचर है फ्लावरिंग पे वो रिक्वायर्ड होता है। क्या करेंगे इसके मैनेजमेंट में, कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास में 50% फ्लावरिंग हो चुकी है तब भी स्प्रे कर सकते हैं, और अगर 5 से 10% फ्लावर्स खुल चुके हैं तब भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। वैसे यहां से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्ट सिम्टम पे क्वेश्चन बनता है, ये चीज ध्यान रखना। अब तो आपको भी पता चल रहा होगा कि कहां पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कहां पे सिम्टम इंपॉर्टेंट है, कहां पे डिजीज के कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगना शुरू हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजेस ऑफ सोरगम की। सोरगम में आप देखोगे कि हमें अलग अलग टाइप के स्मट देखने को मिलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू आता है, रस्ट आता है। यहाँ पे जो स्मट हैं और जो उनके नाम है और जो उनके सिम्टम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से अभी मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाली हूँ जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो सोरगम के स्मट की अगर हम बात करते हैं तो सोरगम स्मट में आप देखोगे हमें अलग अलग टाइप के स्मट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो स्मट है सोरगम में वो क्या है, हेड स्मट। सबसे पहला स्मट जो है सोरगम में वो क्या है, हेड स्मट। ये जो हेड स्मट है इसका नाम क्या है, स्फेसेलोथिका रेलियाना। स्फेसेलोथिका रेलियाना, बोलिए आपके लिए है। हेड स्मट का नाम क्या है, पूछा जाता है, स्फेसेलोथिका रेलियाना। स्फेसेलोथिका रेलियाना। इसका मेजर सिम्टम क्या है कि इसके केस में जो पूरा का पूरा ईयर हेड है या तो ये कंप्लीटली या तो पार्शियली यहाँ पे हमें व्हाइट कलर के गॉल्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। तो यहाँ पे जब हम स्फेसेलोथिका रेलियाना की बात करते हैं या हेड स्मट की बात करते हैं, यहाँ पे हमें हेड स्मट देखने को मिलता है, ईयर हेड पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है, पूरे के पूरे एंटायर हेड पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब इसमें भी आपको पता है क्योंकि स्मट की बात कर रहे हैं तो हमें ब्लैक कलर के स्पोर्स इसके केस में देखने को मिलेंगे, और ये जो हमारे स्पोर्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे टीलियोस्पोर्स हैं। मैनेजमेंट की बात करें, आप सबको पता है स्मट की मैनेजमेंट में क्या यूज किया जाता है, कार्बोक्सिन या जिसको हम विटावैक्स बोल देते हैं ट्रेड नेम, उसको यूज किया जाता है।
एक और चीज जो स्मट की मैनेजमेंट में यूज की जाती है, हम क्या करते हैं, जहां पे भी ईयर हेड्स में इंफेक्शन है या स्मटिंग हुई है उसको हम लेंगे और हम क्या करेंगे, कपड़े के बैग में या थैले में डाल देंगे। फिर हम पानी को बॉईल करेंगे और बॉइलिंग वाटर में उस बैग को डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो स्पोर्स हैं, अगर इन्फेक्शन वहां पे ईयर हेड्स में है तो उसको हम ऐसे नहीं फेंक देंगे, क्योंकि वैसे तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ईयर हेड्स हैं पहले उनको हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, किसी कपड़े में डाल के, सो दैट जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं वो खत्म हो जाएं, जो इन्फेक्टेड ईयर हेड्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकें। क्लियर है यहां तक? हेड स्मट पता चला, स्फेसेलोथिका रेलियाना। दूसरा कवर्ड स्मट या कर्नल स्मट। कवर्ड स्मट की अगर हम बात करें तो वो था, हेड स्मट था रेलियाना। कवर्ड कर्नल स्मट क्या है, स्फेसेलोथिका सॉर्गी। क्योंकि यहां पे हम कवर्ड स्मट बोल रहे हैं या कर्नल स्मट बोल रहे हैं तो हमें नाम से पता चल रहा है कि इसके केस में जो इंडिविजुअल ग्रेन्स हैं वहां पे हमें स्मट के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप कवर्ड स्मट की बात करोगे या कर्नल स्मट की बात करोगे, यहां पे आपको इंडिविजुअल ग्रेन्स देखने को मिलेंगे जो कवर्ड होंगे स्मट के स्पोर्स से। अब ये जब हम बात करते हैं, ये जो सुराए हैं, हो सकता है ये हेड वाले पार्ट पे आपको देखने को मिले, हो सकता है पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस पे आपको देखने को मिले। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके केस में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो एक तो सी ट्रीटमेंट जो हमने वीटावैक्स पढ़ा वही रहेगा, और जो पॉलिथीन वाला भी हमने मेथड डिस्कस किया, पॉलिथीन या क्लॉथ बैग में डाल के हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में रख देंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सेम ही है, क्योंकि स्मट की ही बात कर रहे हैं तो सेम ही चीज यहां पे भी रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग स्मट। लॉन्ग को आप ऐसे याद रखते हो, लॉन्ग है टॉल है, कुछ वैसे समझ सकते हो। तो लॉन्ग स्मट में क्या आएगा, टॉलिपोस्पोरियम एहरनबर्गी। जो लॉन्ग स्मट है उसमें क्या आ जाएगा, टॉलिपोस्पोरियम एहरनबर्गी। और लॉन्ग स्मट में क्या होता है कि रेयरली या रिलेटिवली, नॉट रेयरली, छोटा सा जो पोर्शन ऑफ फ्लोरेट्स है ना वो इन्फेक्ट होगा। फ्लोरेट्स का जो पोर्शन है वहां पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और जैसा कि स्मट में हमने पढ़ा है कि हमें सिल्वरी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है या कोई भी अलग कलर की हमें यहाँ पे कवरिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी जिसके अंदर क्या होंगे, स्मट के स्पोर्स होंगे। तो यहाँ पे भी जो सेम हमने पढ़ी है चीज, सेम ही यहाँ पे रहने वाली है। और मैनेजमेंट भी जो हमने अभी तक स्मट में पढ़ी, सेम मैनेजमेंट यहाँ पे भी फॉलो होती है। नेक्स्ट है लूज स्मट, स्फेसेलोथिका क्रुएंटा। लूज स्मट, इसको ऐसे याद रखना, स्फेलोथिका क्रुएंटा यानी कि स्क्रू, स्क्रू ढीला है यानी कि लूज है, ऐसे याद रख सकते हो, कुछ बना लो ताकि याद रहे। तो यहां पे आप याद रख सकते हो कि स्फेसेलोथिका क्रुएंटा जो कि क्या है, लूज स्मट है। तो स्फेसेलोथिका क्रुएंटा में भी क्या होता है, हमें स्मट के जो स्पोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्फेसेलोथिका क्रुएंटा में भी जो आपके सुराए हैं, जो लॉन्ग सुराए हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें भी जो मैनेजमेंट रहता है वो सेम ही मैनेजमेंट रहता है जो हमने अभी तक स्मट का मैनेजमेंट पढ़ा, वीटावैक्स पढ़ा, पॉलिथीन बैग या क्लॉथ बैग वाला पढ़ा, सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिन के साथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो हमने पहले पढ़ा मैनेजमेंट वही यहां पे सेम रहने वाला है। अब आप लोगों के लिए एक मैंने यहां पे टेबल दिया है, और आप लोगों के लिए यहां पे होमवर्क क्या है वो भी मैं बता देती हूं। आपको क्या करना है, ये जो टेबल दिया है इसको पढ़ना है, और आपको ये जो अलग अलग मैंने आपको, जैसे ग्रेन स्मट है, हेड स्मट है, लॉन्ग स्मट है, लूज स्मट है, इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है। और इजी वे में, जैसे मैंने यहां पे लिख के दिए हैं सिम्टम्स, वैसे ही इजी वे में लिख के देने आपको सिम्टम्स। उससे क्या होगा कि जब आप इन सिम्टम्स को खुद से पढ़ोगे और पैथोजन को खुद से लिखोगे, आपको चीजें याद रहेंगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी बनता है ना, वो पैथोजन से और सिम्टम से ही क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आपको ये असाइनमेंट दे रही हूं। अब अपनी असाइनमेंट्स को हल्के में मत लो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ।
ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या डाउट है मैम, वाईटी पे इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सेशन हुआ है क्या? हाँ, जो वाईटी पे आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले सेशन हुए थे या क्विज वाले सेशन हुए थे, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो वहां पे मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। ओके, सो अब हम टेबल पे आते हैं। टेबल में क्या बोला है कि हमारे पास में ग्रेन स्मट है, और ग्रेन स्मट किससे हो रहा है? स्फेसेलोथिका सॉर्गी से हो रहा है। तो इंडिविजुअल ग्रेन्स में हमें स्मट स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, ये तो हमें यहाँ पे क्लियर है। दूसरा आप देखेंगे कि सामने दिया है हेड स्मट। हेड स्मट में जो पूरा का पूरा एंटायर हेड है, वहां पे हमें व्हाइटिश गॉल देखने को मिलते हैं। अगला है लॉन्ग स्मट, जहां पे हमने बोला कि जो रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द फ्लोरेट्स जो है वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और लूज स्मट में हमने पढ़ा कि स्फेसेलोथिका क्रुएंटा से होता है। तो यहां से आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि आपका होमवर्क क्या है, कि जितने भी हमने अभी स्मट पढ़े, इसके जो कॉमन नेम्स हैं और साइंटिफिक नेम्स हैं पता होने चाहिए कि कौन सा स्मट कौन कॉज करता है, एंड जो सिम्टम्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये, और इसके अलावा आप खुद भी ढूंढेंगे इनमें डिफरेंसेस और सिम्टम्स को लिखेंगे। तो ये असाइनमेंट आपका यहां से असाइनमेंट है, ऊपर मैंने होमवर्क भी लिख दिया। चलिए अब बताइए, यहां तक जो भी क्रॉप पड़ी, किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से बोल दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर अब मैं ओवरव्यू दूंगी शुगर केन की डिजीजेस का। कवर तो आज वो हो नहीं पाएंगी, ओवरव्यू दे दूंगी और कंप्लीट हम कल पर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है या क्लियर है? कुछ तो बोल दिया करो बेटा। ठीक है यहां तक, ओके देन। अच्छा, ग्रुप नेम कौन सा ग्रुप नेम? अच्छा, टेलीग्राम, प्रियंका मैम पीडब्ल्यू करके है। टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना प्रियंका मैम पीडब्ल्यू, तो वहां पे आ जाएगा मेरा ग्रुप का। और यूट्यूब पे आजकल क्लासेस भी चल रही है ना, उसके लास्ट में भी स्कैनर दिया होता है मैंने, तो वहां से भी स्कैन करके डायरेक्ट आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, आई वॉन्ट कि आप रेगुलर रहो, आप रेगुलर नहीं रह रहे हो। देखो, अब असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करोगे मुझे ही टेंशन होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कहीं पे भी लैक ना करें। अब क्योंकि हमने इतनी क्लासेस इसके अभी कवर कर ली हैं और इतने अच्छे से हम कवर कर रहे हैं, जब मैं आपको अपना पूरा 100% दे रही हूं, आई वांट कि आपकी साइड से भी मुझे दोगुना रिजल्ट मिले। ठीक है, तो नॉट ओनली IBPSAFO, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो हमने इतना अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है, या इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट आपको यहां से कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आई वॉन्ट कि आपकी तरफ से भी उतनी ही मेहनत में हो और आपकी तरफ से उतने ही मुझे आंसर्स देखने को मिले। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डिजीजेस ऑफ शुगर केन है। शुगर केन में बेटा बहुत टाइप की डिजीजेस देखते हो। अब मुझे बताओ कि जब मैं शुगर केन का नाम लिया, सबसे पहले डिजीज क्या दिमाग में आई? फटाफट से बताओ, या सबसे कॉमन डिजीज कौन सी सुनी थी जो सबसे पहले एकदम से स्ट्राइक की कि हाँ शुगर केन की तो मुझे ये डिजीज पता है? फटाफट से बताइए, कौन सी डिजीज स्ट्राइक की सबसे पहले कि हाँ शुगर केन में ये डिजीज आती है? कोई भी याद नहीं आई? रेड रॉट ऑफ शुगर केन सुना है आपने किसी ने, जो कि कुलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है? अच्छा, आ गया आंसर, तो सबका ही आ गया है ना। ओके, तो श्रद्धा ने बोला, अंकुश ने बोला कि मैम रेड रॉट, ठीक है। धनराज ने बोला ग्रास लाइक, ठीक है जी धनराज, आपने भी सही बोला है, पर आपने गलती की है, वायरसेस से होती है, ये मुझे आपको करेक्ट करना है। ठीक है, ओके, मतलब आपने शुगर केन की डिजीजेस कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी हैं। तो देखो नंबर ऑफ डिजीजेस यहाँ पे हो रही हैं, जैसे कि स्मट है, एक मिनट, जैसे कि स्मट है, रस्ट है, रेटून स्टंटिंग आपने सुना होगा, विल्ट सुना होगा, रेड रॉट सुना होगा, ग्रासी शूट डिजीज सुना होगा, सेट रॉट डिजीज सुना होगा। नंबर ऑफ डिजीज आपने सुनी है। यहाँ पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे कल, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि रेड रॉट फंगल डिजीज है, रेड स्ट्राइप जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। सिर्फ रेड रेड पढ़ के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है कि रेड रॉट क्या है, फंगल डिजीज है, और रेड स्ट्राइप क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे, अब सही आंसर दे दिया है ना धनराज, हाँ जी, फाइटोप्लाज्मा से होती है। फिर हम स्मट के बारे में बात करेंगे कि स्मट के केस में क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। देन
पाइनएप्पल सेट्रॉट किसकी डिजीज है? आपको पता होना चाहिए, शुगर केन की डिजीज है। अगर पाइनएप्पल लिखा है इसका मतलब ये नहीं है पाइनएप्पल की डिजीज है। अगर पाइनएप्पल सेट्रॉट लिखा है दैट मीन्स इसमें पाइनएप्पल जैसी स्मेल देखने को मिलती है जब ये डिजीज आती है, इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या है? पाइनएप्पल सेट्रॉट डिजीज है। शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे मैम शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू तो मैंने शुगर केन में भी पढ़ा है और यही मिल्ड्यू मैंने किसी और क्रॉप में या फिर मैं बोलूं कि मेज में भी देखा है। तो सबसे पहले क्योंकि ये डाउनी मिल्ड्यू आपको शुगर केन में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए नाम रख दिया शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू। और ये डाउनी मिल्ड्यू पर्टिकुलरली आपका शुगर केन में था, इसीलिए शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू रख दिया। लेकिन ये बाकी क्रॉप में जैसे कि मेज में भी क्या करता है? डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। एक नाम देख रहे होंगे आप, पोका बोइंग डिजीज। पोका बोइंग डिजीज क्या है? ये शुगर केन की ऐसी डिजीज है जिसमें आपको क्लोरोसिस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगला आप देखेंगे कॉमन स्मट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो, एक तो हम रेड रॉट के बारे में बात करेंगे। रेड रॉट के सिम्टम्स देखेंगे कल जब हम डिस्कशन करेंगे। कॉमन स्मट के सिम्टम्स की बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, विप स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। देन कॉमन स्मट ऑफ शुगरकेन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्रॉट और पाइनएप्पल सेट्रॉट के बारे में कि यहां से फिर से हमें सार स्मेल देखने को मिलती है। पोका बोइंग में हम देखेंगे अलग अलग टाइप की क्लोरोसिस किस तरह से होती है। रेड स्ट्राइप ऑफ शुगरकेन में हम बोलेंगे कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि रेड रॉट क्या है? फंगल डिजीज है। और ग्रासी शूट जो आपकी फाइटोप्लाज्मा की डिजीज है, इसका वेक्टर कौन है? इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ अगर समरी की बात करें, हमने डिस्कस किया डिसीजेस के बारे में, चिकपी के डिसीजेस के बारे में बात की, पिजन पी की डिसीजेस के बारे में बात की हमने, राइट। बाजरा की डिसीजेस के बारे में बात की, सोरगम की डिसीजेस के बारे में हमने डिस्कशन किया, राइट। अब शुगरकेन की डिजीजेस है वो मैं आपको बता दूंगी। होमवर्क मैंने आपको बता दिया कि सोरगम के स्मट के बारे में सारे डिफरेंसेस आपने करके आने हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि चीजों को रिवाइज करना एंड लर्न करना, ये तो आपको करना ही है, रिवाइज करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैम नोट्स बनाने में ही टाइम लग जाता है और याद करें तो इतना सा याद होता है, वो भी हम भूल जाते हैं। तो देखो, जब नोट्स बनाते हो ना तो समझ के नोट्स को बनाओ, बस लिखने की मत करो कि बस लिख दिया खत्म जी नोट्स, नहीं, समझ के याद करके नोट्स बनाओ। आराम से टाइम लो अपना नोट्स बनाने में। टाइम लेने का मतलब होता है समझ के नोट्स बनाने। बहुत सुंदर बनाने की कोशिश मत करो कि बहुत अलग अलग पेन्स यूज कर रहे हो। पेन्स तभी अलग अलग यूज करो जब आपको चीजों को डिफरेंशिएटेड वे में देखना है। और नोट्स को अपने इस तरह से बनाओ कि अगर आप वन टाइम बना रहे हो तो आप उसको थ्रू आउट जो है यूज कर पाओ या अच्छे से आप उसको समझ पाओ। समझ के नोट्स बनाया करो अपने, ठीक है। जरूरी नहीं है हर एक लाइन डिट्टो टू डिट्टो आपको कॉपी करके लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हीं को आप नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है। ठीक है जी, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ तो आपके पास में आ ही जाता है। ओके देन, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, बाकी सब लोग कोई डाउट है तो बताइए। सब कुछ समझ में आया? कोई भी डाउट नहीं है क्या किसी का? सीधा बोलते हैं बाय मैम, कोई डाउट नहीं है, सीधा लिख देते हैं बाय, अब आप जाओ, अब हमारा हो गया है, अब हम बस बहुत बढ़ चुके है ना। चलिए ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। कोई डाउट अगर नहीं है, अगर होगा भी तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं, और जो भी आपको चीजें समझ नहीं आई होगी आप मुझसे किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? लाइव में नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। देखो बेटा, अगर मैं ना बहुत ज्यादा टाइम आपको नोट्स बनाने के दूंगी ना, जस्ट अ मिनट, अगर मैं ना बहुत सारा, एक मिनट, एक रुको, एक बच्चा क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट,
ओके अगर मैं ना बहुत सारा टाइम आपका नोट्स बनाने को आपको दे दूंगी कि साथ साथ में, तो एक तो आपको ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ तो आपको मिलता ही है, तो हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे? मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ, उस टाइम पे आप मेन चीजों को ना नोट कर लिया करो या लिख लिया करो। उसके बाद में जब आपको पीडीएफ मिल जाता है ना, जो जो आपने पॉइंट्स नोट किए होते हैं, उस पीडीएफ से आप उन पॉइंट्स को डिटेल में या जैसे भी आपको नोट करना है वैसे नोट कर लिया करो। ओके हाँ जी, जो पूछ रहे हैं ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन फाइटोप्लाज्मा है, हाँ जी फाइटोप्लाज्मा है। एक बच्चा बोल रहा है मैम 1.5 आवर्स की क्लास लीजिएगा। क्यों भाई, सिलेबस नहीं करना है पूरा है? चलो देखते हैं, अगर आपका सिलेबस थोड़ा बचा होगा तो हम अकॉर्डिंगली क्लासेस को देख लिया करेंगे। ठीक है जी, ओके देन, अब कल की क्लास में मिलेंगे। वैसे भी अभी हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, बहुत कम सिलेबस हमें कवर करने को बचा है। जैसे अब फील्ड क्रॉप्स की तो ऑलमोस्ट खत्म है डिजीजेस, हमें इसके बाद में वेजिटेबल क्रॉप की डिजीजेस बचती हैं, और फ्रूट क्रॉप से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रॉप से पूछा जाता है। और बाकी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उसको भी हम फैक्चुअल फॉर्म में करेंगे, और कुछ एडिशनल हमें फैक्ट्स बचे हैं। तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अगले हफ्ते तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत आराम से कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, अब हम कल की क्लास में मिलेंगे।